निकल के आया था हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का स्टडी। कंपैरेटिव मेथड, इसके बारे में मैं थोड़ा 2-4 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं। कंपैरेटिव मेथड जो था वो बेसिकली कंपैरिजन है फोनेटिक और मॉर्फेमिक जो फीचर दो लैंग्वेज में होता है उसके बीच। और ये दो लैंग्वेज कैसे लैंग्वेजेस हो सकते हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, जो रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे हिंदी और बांग्ला कॉमन एंसेस्टर अगर हम संस्कृत माने तो ये दोनों मिलता जुलता है, इसके शब्द हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे जो सिमिलर भाषाएं हैं या लैंग्वेजेस है, उनके साउंड सेगमेंट्स को अगर हम साउंड चेंज लॉ के हिसाब से, फिनोलॉजिकल या फोनेटिक लॉ के हिसाब से देखेंगे तो ये सिमिलैरिटीज बाहर निकल के आता है। उद्देश्य इसका यही था कि सारे लैंग्वेजेस का यूरोप में जैसे जर्मनिक लैंग्वेजेस मतलब इंग्लिश, जर्मनिक, रोमांस लैंग्वेजेस जैसे इटालियन, फ्रेंच एक्सेट्रा, इन सारे लैंग्वेजेस का वर्ड कॉग्नेट वर्ड्स जिसे हम बोलते थे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, सिमिलर वर्ड्स, उनको एनालिसिस करके साउंड चेंज या फोनेटिक फोनोलॉजिकल लॉ के हिसाब से एनालिसिस करके उसका जो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि एंसेस्ट्रल लैंग्वेज फॉर बोथ लैटिन एंड संस्कृत, तो तब का ये थ्योरी था। उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए ये कंपैरेटिव मेथड फॉलो किया जाता है। इसमें एक मैंने जो कहा इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड है, जो मैंने मेंशन नहीं किया, ये बहुत डिटेल में है। तो इंस्टेंटेनियल रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड में बेसिकली मैंने जैसे कहा कि कॉग्नेट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल किनशिप वर्ड, रिलेशनल वर्ड जो हम आपस में ह्यूमन रिलेशंस के लिए हम बनाते हैं, उसको एक एग्जांपल है वो, उसको लेते हैं। फिर उसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझ लीजिए इंग्लिश और लैटिन में हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो कुछ सारे वर्ड हमने ले लिया। इंग्लिश में 10 या 2 या टूथ, और लैटिन में उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड डेसेम, जो 10 बेसिकली, टू, डुओ, डुओ इज लैटिन फॉर इंग्लिश टू, एंड टूथ उसका मतलब है डेंट। अभी भी इंग्लिश में डेंटल यूज होता है दांत के बारे में जब बात करते हैं। तो ये इनके साउंड में बहुत सिमिलैरिटी दिख रहा है शुरू के जो सिलेबल्स है उसमें। तो इसको, इन दोनों को पहले ग्रुपिंग करके, कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रुपिंग करके जिसे कॉग्निट्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन फोनेटिक्स में बहुत यूज होता है, इट्स वेरी यूज्ड टर्म इन देयर। उसके बाद उसमें साउंड चेंज लॉज, फोनोलॉजी में साउंड चेंज के लॉ होते हैं, उसको यूज करके हम दिखाते हैं कि ये जो शब्द है जो लैटिन का द था, ये इंग्लिश में आके त हो गया। हम इसे हिंदी के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम आज देखें तो 10 को हम 10 बोलते हैं। हेलो, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? हेलो, Yes, continue please. इज इट क्लियर? Yeah, सुनाई दे yeah, रहा है सर? yes, continue. अच्छा अच्छा अच्छा। सो अगर हिंदी को कंपेयर करें इंग्लिश के साथ यहाँ पे, या ज्यादा से ज्यादा मतलब बेहतर होगा लैटिन से कंपेयर करें, तो डेसम उसको, या दसम उसको हम 10 बोलते हैं। दुओ हम दो बोलते हैं। दांत हम भी बोलते हैं जहां पे लैटिन में डेंट बोला जाता है। तो कंपैरेटिव मेथड का जो ये सिस्टम था, देखा जा रहा देखने को ये मिल रहा है कि सिमिलैरिटीज तो कुछ है, तो एक कॉमन एंसेस्ट्री का हिसाब वहां से निकल भी सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो एनालिसिस जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं कंपैरेटिव मेथड के साथ और कंपैरेटिव मेथड के हिसाब से या जरिए से, वो एक विजिबल से अनविजिबल के तरफ, इनविजिबल के तरफ जा रहा है। मतलब जो दिख रहा है हमें, उससे हम एक थ्योरी के तरफ जा सकते हैं। यही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेथड और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का डोमेन था। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, sir. हाँ Go ahead. हाँ, यहाँ पे हमने मेंशन किया है कुछ एमिनेंट फिलोलॉजिस्ट के नाम, जो भारत तात्विक भी थे, मतलब इंडोलॉजिस्ट भी थे। उस जमाने में इंडोलॉजिस्ट ही भाषा तत्व के बारे में या फिलोलॉजी के बारे में फिलोलॉजी में काम करते थे। और ये यहाँ पे जितने भी नाम हैं, जैसे गैस्टन लॉरे कॉर्डू या फ्रिडरिश श्लेगल, ये सब ये फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रो लॉरे कॉर्डू ये भारत में आए थे जेसुइट पादरी के हिसाब से। और यहाँ पे आके सबसे पहले विलियम जोन्स से भी पहले, विलियम जोन्स पहले इंसान नहीं थे जिसने सिमिलैरिटी देखा था। इनफैक्ट गैस्टन लॉरे कॉर्डू थे वो पहला इंसान जिसने सिस्टमेटाइज्ड वे में लैटिन फ्रेंच के साथ
स्पेशली संस्कृत का सिमिलर लिपिबद्ध किया था, डॉक्यूमेंट किया था। बाद में विलियम जोन्स ने इसको पढ़ा और उसको एक डिसिप्लिन का आकार दिया, जहां से हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स आता है। तो इनके नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रीडरिच श्लेगल वाज अ जर्मन फिलोसोफर, जर्मन फिलोलॉजिस्ट एज वेल एज संस्कृतिस्ट भी थे, बहुत अच्छे संस्कृत जानते थे। ग्रिम्स लॉ के बारे में हम जितना लिंग्विस्टिक्स पढ़े, अगर हम पढ़े हैं तो हमें पता होगा ग्रिम्स लॉ। रास्मस रस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस बॉप के बारे में हमें पता है, साउंड चेंज लॉज के कुछ साउंड चेंज लॉज इन्होंने बताया था उस टाइम पे। और मैक्स मुलर जो लास्ट में हमने मेंशन किया है, वो तो बहुत प्रख्यात भारत तात्विक है जो फ्रांस बॉप के स्टूडेंट हुआ करते थे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. हाँ, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, शुरू किए थे हम फिलॉलजी से आया हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हमने देखा कि कैसे विजिबल से इनविजिबल, डेटा से थ्योरी के तरफ हम मूव कर रहे हैं एनालिसिस के जरिए से। एनालिसिस कैसे हो रहा है, कंपैरेटिव मेथड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फोनोलॉजिकल रूल। तब फोनोलॉजिकल रूल नहीं कहते थे, बोला जाता था साउंड चेंज लॉज। तो अभी हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स टू मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स मतलब अगर हम शुरू करें फर्दिनांद दे ससूर से, तो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल का नाम आता है। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कैसे ससूर के ऊपर या ससूर में पाणिनि का इन्फ्लुएंस, भर्तृहरि का इन्फ्लुएंस था, शायद इस पे चर्चा हो सकता है, चर्चा हुआ भी है, ऐसा नहीं। यहाँ पे चॉम्स्की का भी नाम और पिक्चर है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर लिंग्विस्टिक्स के बारे में पता है तो। चॉम्स्की फेमस सिंटैक्टिशियन है और उनके गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी, मिनिमलिज्म या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर सिंटैक्स में जो रूल्स के अप्लाई वो करते हैं, उसका सिमिलैरिटी पाणिनियन ग्रामरियन ट्रेडिशन के साथ बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे एक दफा चॉम्स्की खुद एक लेक्चर में, एक राइटिंग में बताए कि पाणिनि का जो सिस्टम है, ग्रामर का जो सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे पहला जेनरेटिव ग्रामर सिस्टम है जिसके ऊपर चॉम्स्की आज काम करते हैं। चॉम्स्की को माना जाता है प्रोपोनेंट ऑफ जेनरेटिव मतलब लिंग्विस्टिक्स और जेनरेटिव सिंटैक्स। तो वो खुद क्लेम कर रहे हैं पाणिनि का सिस्टम इज एक्चुअली परहैप्स द फर्स्ट जेनरेटिव सिस्टम जो लैंग्वेज में आया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यू फील्ड्स के हिसाब से फोनोलॉजी आया, मॉर्फोलॉजी। जैसे हम पहले सिर्फ फिलॉलॉजी देख रहे थे, अब नए नए डोमेन्स निकल के आए फोनोलॉजी। जैसे फोनोलॉजी कहाँ से आया, छोटे से मतलब I'll tell you in very short. ससुर के साथ साथ एक थे निकोलाई ट्रुबित्स्कॉय जो प्राग स्कूल के थे। प्राग स्कूल बहुत फेमस स्कूल है लिंग्विस्टिक्स में। उसमें द आइडिया ऑफ फोनीम एज द बेसिक यूनिट, फोनोलॉजी का जो बेसिक यूनिट फोनीम है, उसके बारे में पहला तत्व या पहला थ्योरी निकोलाई ट्रुबित्स्कॉय से आया। तो वहां से फोनोलॉजी का शुरू हुआ, हम ये बोल सकते हैं। हम प्राग स्कूल के और एक मेंबर के बारे में बताना चाहेंगे जो थे रोमन याकब्सन। याकब्सन बाद में मतलब मॉस्को से आए थे, बाद में अमेरिका चले गए। ये टाइपोलॉजी पे काम किए हैं, मतलब इनके थ्योरी में टाइपोलॉजी आता है। टाइपोलॉजी आज कोई सब कोई जानते हैं टाइपोलॉजी पे कितना काम होता है। मतलब लैंग्वेज टाइपोलॉजी का मतलब लैंग्वेज का टाइप क्या है, कैसे कैसे वर्ब यूज होता है, कैसे कैसे नाउन्स यूज होते हैं दूसरे लैंग्वेज से, उसका क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्लास यूज होता है, ये टाइपोलॉजी का मार्केटनेस प्रिंसिपल है, मॉर्फोलॉजी में यूज होता है। और लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल को प्रिंसिपल पैरामीटर थ्योरी जो चॉम्स्की ने दिया था 1970 में, उसमें भी लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल का हिसाब आता है कि कुछ सारे प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, कुछ सारे थ्योरीज ऐसे हैं और एलिमेंट ऐसे हैं जो दुनिया के सारे लैंग्वेजेस में हैं, और कुछ सारे ऐसे हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में हैं, सारे में नहीं। यही है प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी। बट इसका जो बेसिस है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, ये आ रहा है रोमन याकब्सन से। तो ट्रांजिशन जो है हो रहा है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में, उसमें ये प्राग स्कूल में फोनोलॉजी आ रहा है। रोमन याकब्सन से लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल और टाइपोलॉजिकल थ्योरी आ रहा है। तो मॉर्फोलॉजी का नया डोमेन खुल रहा है वहां से। हम मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हैलिडे, MA के हैलिडे बहुत फेमस लिंग्विस्ट थे जो 2018 में चले गए।
यूके से फंक्शनलिस्ट अप्रोच का जो प्रवक्ता है, उनका भी काफी भाग रहा इस ट्रांजिशन फ्रॉम हिस्टोरिकल टू मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में। तो हम शुरू करेंगे इसके बाद ससूर और पाणिनि को लेकर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पाणिनि का हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। संस्कृत के सारे छात्र हैं यहाँ पे, तो उनके सामने पाणिनि के बारे में बोलना मतलब थोड़ा सा संकोच हो रहा है मुझे। फिर भी हिस्टोरिकली 6th सेंचुरी माना जाता है, उसमें डिबेट हो सकता है, पर अभी तक का हिस्ट्री से 6th सेंचुरी बीसीई में एंशिएंट गांधारा जिसे हम कहते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ। पाणिनि या पतंजलि के महाभाष्य में इनको दक्षिपुत्र पाणिनि कहा गया है। मेजर वर्क के बारे में जो अष्टाध्यायी है, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट साइंटिफिक document with like without sacrificing the completeness of the thing, ऐसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट अगर हम इनका इसका इम्पोर्टेंस लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से या फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे, तो एक जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि एक टेक्निकल मेटा लैंग्वेज का यूज होता है। पाणिनि ने एक टेक्निकल मेटा लैंग्वेज का यूज किया है सिंटैक्स, मॉर्फीम एंड मॉर्फोलॉजी एंड लेक्सिकॉन के लिए। इसमें सिमिलैरिटी है फॉर्मल मेथड्स में। फॉर्मल मेथड्स सिंटैक्स में जैसे हम नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, सेंटेंस के लिए एस, या फोनोलॉजी में जैसे हम फोनेटिक एनवायरनमेंट बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक साउंड दूसरे साउंड में चेंज हो रहा है। ये जो सिंबल के जरिए हम ये रूल्स बनाते हैं, उसे ही मेटा लैंग्वेज कहते हैं। और पाणिनि में ये मेटा लैंग्वेज तब से है, इसीलिए ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, मैथमेटिकल सिस्टम है। इनहेरेंट इन इट्स अप्रोच आर द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनीम एंड मॉर्फीम एंड द रूट। वो हम बाद में डिटेल में थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे, फोनीम कैसे, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा कि शिव सूत्रस में जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है, बेसिकली वो लिस्ट ऑफ फोनीम्स ही है। और फोनीम्स के बारे में बाद में, जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया, कब पता चल रहा है, जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इन 20th सेंचुरी। निकोलाई ट्रूबेत्स्काय ना 20th सेंचुरी के शुरू में वो फोनीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाणिनि के ग्रामर में ये पहले से इसका हिंट या पहले से इसका उपयोग हो रहा है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फर्दिनांद ससूर, जो जिसे अभी तो नहीं कहा जाता, पर पहले अभी मानते हैं, हम मान के, बहुत सारे लोग मान के चलते हैं कि वो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है। स्ट्रक्चरलिज्म, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म तो माना ही जाता है। तो इनके ऊपर चर्चा करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ससूर का जो पोजीशन है वो मिडिल में है। मिडिल कैसे? ट्रांजिशन का जो पीरियड मैंने बताया हिस्टोरिकल से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का, ससूर इनके बीच में आते हैं। ससूर वाज ट्रेन्ड इन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। He was a student of a very famous historical linguist at his point in time. तो संस्कृतिस्ट थे, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने ज्ञानी थे ये संस्कृत। उसके साथ साथ उन्होंने वो जो मैंने पहले भी ये कहा था कि विजिबल से इनविजिबल, डेटा से थ्योरी की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ फॉर्मल थ्योरी और फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर एनालाइजिंग लिंग्विस्टिक फिनोमेना। तो इसमें इसमें ससूर का बहुत बड़ा भाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ससूर के थ्योरी के बारे में, अगर हमें पता है तो हम जानते हैं कि लांग परोल, ये जो लैंग्वेज का होलसम सिस्टम है, इसका दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। लंग इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट थिंग, द नोशन ऑफ लैंग्वेज, द आइडिया ऑफ लैंग्वेज दैट इज देयर, दैट इज हिडन विद इन अस। सब स्पीकर के दिमाग में, सब स्पीकर के जहन में ये लंग प्रेजेंट होता है। दूसरे तरफ है पारोल। पारोल इज बेसिकली हम जैसे भाषा को यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो पारोल होता है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है और इन दोनों का आइडिएशन ससूर से हो रहा है। बाद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्फोटा थियरी में, जो भर्तृहरिका स्फोटा थियरी है,
ससुर शायद उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होके ही लांग और पारोल के थ्योरी में थ्योरी प्रोपाउंड किए। इसके इसके बारे में बहुत सारे वितर्क हैं, पर ये जो डुअलिज्म है लांग और पारोल के बीच में, जो बाद में चॉम्स्की में भी आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, कोई भी थ्योरी एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है, पर इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, कुछ कुछ स्कॉलर ने ऐसे कहा है, ऐसे सोचा है कि ससुर का जो ये थ्योरी ऑफ लंग एंड परोल है, ये लंग एंड परोल नहीं, सिग्निफायर सिग्निफाइड का जो थ्योरी है, सिग्निफायर सिग्निफाइड दूसरा थ्योरी है, जहाँ पे सिग्निफायर इज द बेसिक नोशन ऑफ समथिंग, एंड सिग्निफाइड जो है वो किसी पे, जिस चीज पे हम वो नोशन को आरोप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो है सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर इज एब्स्ट्रैक्ट, लेट्स से जो कलम है हमारे हाथ, उसका एक नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है, और उसका एक विजुअल है। तो जब ये नोशन और विजुअल को हम कनेक्ट करते हैं, इट्स अ प्रॉपर सिमियोटिक सिस्टम, इसका एक संज्ञाबह सिस्टम तैयार होता है इससे, जो लैंग्वेज, जो जो बेसिकली लैंग्वेज है। तो ससुर सिमियोटिक्स में एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है, बेसिकली सिमियोटिक्स का शुरुआत ससुर से होता है, ऐसा कहा जाता है। तो लैंग्वेज का या सेमियोटिक्स का या संज्ञापन का जो थियरी है, उसमें ससुर का जो इनपुट्स हैं, उसका इन्फ्लुएंस हम इंडियन सिस्टम में भर्तृहरि में देख सकते हैं, पाणिनि में देख सकते हैं। अ, ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। इसमें हम बात देखेंगे कि पाणिनि के इम्पैक्ट जो था नोम चॉम्स्की के नोम चॉम्स्की के ऊपर। ससुर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का शुरुआत ससुर से हुआ या रोमन याकobसन से हुआ। उसके बाद का जो थियरी या स्कूल, मेजर स्कूल है, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का स्कूल, जो बाद में निकल के आता है जेनरेटिव स्कूल या संजननी भाषा तत्व का जो स्कूल हम कहते हैं, उस पे नोम चॉम्स्की के ऊपर इन्फ्लुएंस के हिसाब से हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि स्टैंडर्ड थियरी जो नोम चॉम्स्की का था 1965 में, जहां पे नोम चॉम्स्की ये बता रहे हैं कि हम जब एक सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, एक सेंटेंस को हम डिराइव करते हैं, एक सेंटेंस जब निकल के आता है, उसका एक बेसिस होता है। ये कहीं से मतलब अचानक से हम कोई सेंटेंस नहीं बनाते हैं, इसका कोई टूल होता है, एक टाइप का टेक्नोलॉजी हमारे अंदर ही है। इस टूल का बेसिक क्या है? इस टूल का बेसिक है एक लेक्सिकॉन, और बेसिक वर्ड्स और रूट वर्ड्स के एक कलेक्शन, सिस्टमैटिक एरे ऑफ लेक्सिकॉन जिसे कहा जाता है। उसके साथ कुछ रूल्स हम ऐड करते हैं, रूल्स कुछ ऐड होता है, और कुछ सारे रूल हमारे भाषाओं में ऐड नहीं होता है, दूसरे भाषा में ऐड होता है। जैसे मैंने प्रिंसिपल पैरामीटर थ्योरी के बारे में बताया, तो वो जो ऐड नहीं होता है वो पैरामीटर में चला जाता है, प्रिंसिपल नहीं। और ये लेक्सिकॉन में ऐसे बेसिक रूट्स सभी भाषाओं में हैं, दिखता है। वही यूनिवर्सल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउन्स होते हैं। कैसे टाइप के नाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउन्स होते हैं। वर्ब होते ही हैं, ऐसे ऐसे भाषा हमने देखा ही नहीं है, ह्यूमन लैंग्वेज, जिसमें जिसमें वर्ब नहीं है। Verb basically is the center of everything, is the center of all arguments. तो कारक थ्योरी में भी तो यही कहा जाता है कि वर्ब से ही सब कुछ शुरू होता है। तो डीप स्ट्रक्चर का एक आइडिया है, बेस कंपोनेंट जो मैंने बताया अभी, लेक्सिकॉन और रूल्स, जिसे चॉम्स्की फ्रेज स्ट्रक्चर या पीएस रूल्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के एक बेस कंपोनेंट तैयार होता है, जो एक डीप बेसिक स्ट्रक्चर देता है। इस डीप बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थ का आरोप किया जाता है या सेमांटिक कंपोनेंट को ऐड किया जाता है। इससे एक सरफेस स्ट्रक्चर टाइप का कुछ निकल आता है, जो हम लिखने में हमें दिखता है, एक सेंटेंस जैसे दिखता है। अभी तक वो सेंटेंस नहीं बना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रूल ऐड करने के बाद सेंटेंस बनता है। तो हम देखेंगे कि बाद में कारक थ्योरी में चॉम्स्की का कारक थ्योरी, केस थ्योरी बोलिए, थीमेटिक आर्गुमेंट थ्योरी बोलिए, उसमें कारक थ्योरी का कैसे इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि चॉम्स्की का जो थियरी है उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये पिक्चर बहुत बहुत सही से नहीं आया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, पर आप यहाँ पे देखिए तीन तीन सिचुएशन, तीन थियरी चॉम्स्की का यहाँ पे बताया गया है, 1965, शाहज़द जी, 1981 एक बार पिछले स्लाइड में हेलो जाइए सर। और बताइए पाणिनि के ग्रामर से कैसे क्लोज है ये मॉडल उनका, चॉम्स्की का। हाँ सर, हाँ। मैं वो बाद में जाना चाहता हूँ कारक थियरी के बाद। नहीं, ये जो मॉडल है ग्रामर का ना, जो बेस हाँ कंपोनेंट जो है वो डीप स्ट्रक्चर को जनरेट करता है। थोड़ा सा पाणिनि के ग्रामर में भी क्या है कि सूत्र पाठ है और धातु पाठ है, गण पाठ है। धातु पाठ, गण हाँ पाठ सर, लेक्सिकॉन हो गया, सूत्र पाठ हो गया एक तरह से फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। तो फ्रेज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर रूल्स। क्लोज सिमिलैरिटी है दोनों के मॉडल में, ये कहना चाह रहा था। ठीक, आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू। हाँ सुभाष जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो इसमें जो लेक्सिकॉन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये लेक्सिकॉन जो है इट्स बेसिकली द बेस ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे हम इसको फोनोलॉजिक मतलब जैसे अभी सर ने बताया, इसको अगर हम आ, गणपाठ के हिसाब से या सूत्रपाठ के हिसाब से, धातु पाठ के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली रूट्स है, लेक्सिकॉन में रूट्स रहते। और फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जो सर ने बताया, वैसे हिसाब से अगर हम रूट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डीप स्ट्रक्चर आता है। डीप स्ट्रक्चर में क्या आता है? डीप स्ट्रक्चर इज बेसिकली द सेमांटिक आर्गुमेंटरी रिप्रेजेंटेशन। सेमांटिक रिप्रेजेंटेशन अभी तक बाहर नहीं आया है सेंटेंस के हिसाब से, वो अभी हमारे दिमाग में है एज ए कॉन्सेप्ट। तो पार्ट ऑफ ससुर के हिसाब से, ससुर को हम कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट ऑफ स्टिल आवर लंग और कॉम्पिटेंस अभी वो बाहर नहीं आया, परफॉर्मेंस में नहीं आया। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट जो आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स अप्लाई हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल अप्लाई हो रहा है मतलब कैसे टाइप्स का सेंटेंस निकल के आएगा, प्रश्न है मतलब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव है, पैसिव है। ऐसे रूल्स अप्लाई होने के बाद जो इंटेंशन है हमारा बोलने का, जो इंटेंशन है वो निकल के आ रहा है सर्फेस स्ट्रक्चर के सेंटेंस के हिसाब से। फोनोलॉजी उसको स्पेल आउट कर रहा है। इसे आप देखिएगा बाद में एक स्पेल आउट कंपोनेंट है, अगर आप 1995 वाला जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो वो स्पेल आउट कंपोनेंट है। तो बेसिकली स्पेल आउट कंपोनेंट के बाद 1995 में चॉम्स्की बोल रहे हैं फोनेटिक फॉर्म और लॉजिकल फॉर्म दो अलग है। लॉजिकल फॉर्म बेसिकली सेमांटिक रिप्रेजेंटेशन है और कोवर्ट मूवमेंट एटसेट्रा, वो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे उसमें। वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस है जो मन में चलता है, जो अंडरस्टैंडिंग में भी आता है, जो सुन रहा है, जो लिसनर है उसके दिमाग में कैसे डिकोड होता है हमारा सेंटेंस, वो एलएफ में आता है या लॉजिकल फॉर्म में आता है। और फोनेटिक फॉर्म जो है वो स्पेल आउट के बाद हम जो सुन रहे हैं, जो ऑडिबल कंपोनेंट है, वो है फोनेटिक फॉर्म। तो इस तीनों के साथ सर ने जैसे बताया अभी अभी उसको हम जोड़ सकते हैं और उसको जोड़ने में हमको पता चल रहा है कि एक सिमिलैरिटी दोनों में है। मतलब जो बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चॉम्स्की प्रोपाउंड कर रहे हैं और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पाणिनि में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के। तो जो मैथमेटिकल लॉजिक चॉम्स्की आज यूज कर रहे हैं उसका यूज पाणिनि ने ऑलरेडी उनके सिस्टम में किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। केस ग्रामर में अगर हम आएंगे बाद में कारक थियरी के साथ इसको थोड़ा कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। चार्ल्स फिल्मोर 1968 में केस फॉर केस नाम के पेपर में केस ग्रामर का आइडिया दिया था। तो केस ग्रामर में बेसिकली क्या होता है, हम सेंटेंस को ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से, जैसे एक ट्रेडिशनल कंपोनेंट के हिसाब से देखते हैं, उसके 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 सिवा, उसके अलग जाके हम उसको कुछ रोल्स असाइन करते हैं उसमें, जो डीप केसेस कहा जाता है। जैसे अगर कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, जॉन गेव मनी टू द स्कूल। यहाँ पे गिविंग मनी इज बेसिकली एन एक्शन, एक कर्म हो रहा है यहाँ पे, जो जिसका एजेंट है जॉन। तो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से क्या होता है, बाकी जो सेमांटिक रोल है वो क्लियर नहीं होता। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये कैसे रिलेटेड है टू द वर्ब, टू द एक्शन। तो केस ग्रामर का इन्फ्लुएंस यहीं पे ऐसे ही रहा कि जो रोल, सेमांटिक्स रोल यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, उसको डिस्टिंग्विश करने का प्रयास किया गया है केस ग्रामर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हाँ, ये यहाँ पे हम आ रहे हैं गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी 1981 चॉम्स्की, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको जो स्ट्रक्चर था। तो केस ग्रामर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है यहाँ पे थीमेटिक रिलेशन पे। थीमेटिक रिलेशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा सेमांटिक रोल। सेमांटिक रोल क्या है? सेमांटिक रोल बेसिकली जो वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को या जितने सारे कंपोनेंट है वर्ब के आसपास उसको जो एक्शन के हिसाब से रोल असाइन करता है, जो रोल आरोप करता है उसके ऊपर, जो कौन एक्शन कर रहा है, कौन एक्शन का रिसीवर हो रहा है, कहाँ पे एक्शन हो रहा है, इसको सेमांटिक रोल कहा जाता है। जैसे 16 मेजर सेमांटिक रोल्स के बारे में इसमें कहा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया गया है। एजेंट एक्सपीरियंस, एजेंट जो करता है जनरली वही एजेंट होता है हमारा कारक थ्योरी में, जो करता होता है। कर्ता के बहुत सारे टाइप्स वहां पे होते हैं। यहाँ पे एक्टिव एजेंट, पैसिव एजेंट ऐसे नहीं होता है। इन जनरल वन सिंगुलर एजेंट ही कहा जाता है। एक्सपीरियंसर, स्टिमुलस, थीम। आई गेव अ बुक टू समबडी, अगर ये सेंटेंस मैंने किसी को एक किताब दिया, तो यहाँ पे एजेंट अगर मैं हूँ और कोई जिसको ये बुक मिला वो अगर एक्सपीरियंसर है या पेशेंट और रिसीवर है, तो जो बुक है, जो किताब है, वो है बेसिकली थीम जो मैं दे रहा हूँ किसी को, जो किसी के पास से किसी के पास जा रहा है। तो ये थीमेटिक रोल का इन्फ्लुएंस सेमांटिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रहा चॉम्स्की के गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे हम कारका मॉडल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कारका थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन द कनेक्शंस और डिपेंडेंसीज बिटवीन द वर्ड। तो कारका थ्योरी डिपेंडेंसी के ऊपर, डिपेंडेंसी बेसिकली क्या है? एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का जो रिलेशन या एक निर्भरता, जो एक शब्द दूसरे शब्द के ऊपर निर्भर है, निर्भरशील है, उसके हिसाब से एक रोल असाइन होता है। जैसे यहाँ पे 6 टाइप के मेजर टाइप के कारक के बारे में कहा गया है। इसमें भी एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का हिसाब है, पर मान के चलते हैं ऐसे ही। आप देखेंगे प्राइमरी में कर्ता है, कर्म है, करण है, तो कर्ता, कर्म, करण, ये सब हिसाब अगर हम पहले स्लाइड के हिसाब से देखेंगे 16 जो सेमांटिक रोल के बारे में हमने बताया, तो वहां पे कर्ता एजेंट हो सकता है, करण थीम, पेशेंट, ये इंस्ट्रूमेंटल फोर्स, ये सब के साथ हम कारक थ्योरी का ये रोल्स को कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए तो इसी के ऊपर मॉडल्ड है। इसी के ऊपर मॉडल्ड है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेमांटिक रोल जो असाइंड इन्होंने किया है 1981 में चॉम्स्की ने जो किया है, वो पहले से ही कारका मॉडल में एक हिसाब से है। डिफरेंस है दोनों में, दोनों थ्योरी में हल्का डिफरेंस तो है ही, क्योंकि इंडिपेंडेंटली डेवलप थ्योरी है, पर इन्फ्लुएंस तो क्लियरली दिख रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी और आकांक्षा के फॉर्म में जो म्यूचुअल नीड्स है, पद में जो म्यूचुअल नीड्स है उसके हिसाब से एक दूसरे के पास मतलब बेसिकली एक डेरिवेशन होता है नीड बेसिस पे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी ही नहीं, बल्कि 1993 में जो लेटेस्ट थियरी आया, जो 1995 में मिनिमलिस्ट प्रोग्राम नाम का किताब में चॉम्स्की बता रहे हैं, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सिंटैक्टिक ऑपरेशंस, जिसे मर्ज या मूव कहा जा रहा है, मर्ज से पहले मूव है। तो ये मूव के लिए एक जिसे बोलते हैं इम्पेटस का जरूरत पड़ता है, एक चीज, ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है जिसके लिए मूवमेंट होना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट के लिए जो इम्पेटस है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आकांक्षा के साथ। हम उसे चॉम्स्की उसे कह रहे हैं, चॉम्स्की उस टर्म को कह रहे हैं ग्रीड। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं या मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं। कुछ सारे ऐसे लैंग्वेज हैं, जैसे हमारे भारतीय भाषाओं में देखते हैं, हिंदी में या बांग्ला में, अगर हम कंपेयर करेंगे प्रश्न को या इंटरोगेशन स्ट्रक्चर को इंग्लिश के साथ, वहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो प्रश्नबोधक शब्द हैं वहां पे, जैसे इंग्लिश में व्हाट, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, वो सेंटेंस जब बनता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, शब्द सेंटेंस के शुरू में, वाक्य के एकदम शुरू में आता है,
ये एक मूवमेंट हो रहा है। क्यों मूवमेंट? क्योंकि चॉम्स्की का थियरी अगर आप देखेंगे, ग्रामेटिकल सिंटैक्टिक ग्रामेटिकल थियरी अगर आप देखेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि जैसे वर्ब से सारे रोल्स असाइंड होते हैं, जैसे रोल्स हमने बताया, एजेंट, पेशेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटरनल आर्गुमेंट, एक्सटर्नल आर्गुमेंट, वो वर्ब के जो डोमेन है या वर्ब फ्रेज है, शुरू में उसमें असाइंड होता है। डीप स्ट्रक्चर को याद कीजिए, जो डीप स्ट्रक्चर हमने बताया था। तब डीप स्ट्रक्चर जब है, ये वर्ब के फ्रेज में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। जब सरफेस स्ट्रक्चर आ रहा, तब जो सब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। WH वाला जो है वो इंटरोगेशन सेंटेंस में मूव करके सेंटेंस के शुरू में जा रहा है। ये जरूरत नहीं है कि डीप स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस के शुरू में है, ये जरूरत नहीं है। पर जब ये जा रहा है, इस मूवमेंट के पीछे एक कारण है, उस पोजीशन को फिल अप करने का एक ग्रीड है। उसी को हम थोड़ा बहुत आकांक्षा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें तो ये दिखेगा कि इवन द लेटेस्ट थियरी ऑफ नोम चॉम्स्की has some influential borrowing from the कारका theory. तो कंपैरिजन करते हैं तो ये सिमिलैरिटी दिख ही जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटैक्टो सेमांटिकली केस असाइंड होता है, ये टेक्स्ट समराइजेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। और कारका को हम जैसे, इंग्लिश तो उतना सेमांटिक मतलब जिसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शनली रिच लैंग्वेज नहीं है, मतलब उसमें इन्फ्लेक्शनल कैटेगरीज कम होता है, वर्बल एंडिंग्स, नॉमिनल एंडिंग्स, ये सब उतना ज्यादा नहीं होता है जो भारतीय भाषा में होता है। तो उससे केस का पता नहीं चलता, केस जो जैसे यूरोपियन भाषाओं में केस जिसे कहा जाता है, तो उसको एनालाइज करने में हमारे कारक थियरी जो है वो हेल्प कर सकता है और ऑलरेडी कर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो जैसे यहाँ पे अगर हम हमने एनालिसिस करने का कोशिश किया है एक सेंटेंस से, जो आप पहले देखेंगे, अगर फर्स्ट दो एग्जांपल जो है, द मैन कट द वुड, इंग्लिश केस सिस्टम के हिसाब से या गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी बोलिए या मिनिमलिस्ट प्रोग्राम बोलिए, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एजेंट तो बेसिकली एक ही है, मैन कट द वुड। अगर हम एक बड़ा सेंटेंस ले लें ऐसे कि द मैन कट द वुड विथ एन एक्स, ये समझ लीजिए ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, या जो जेनरेटिव थियरी जो चॉम्स्की का है उसमें क्या कहा जाएगा, इसमें एजेंट सिर्फ एक ही है, वो मैन है। और इसमें जो एक्स है, कट विद एक्स, इसको हम एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं मानेंगे इसको, इसमें कोई सिमेंटिक रोल नहीं होगा। सिमेंटिक रोल सिर्फ सेंटेंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है उस पर आरोपा जाता है, इसमें नहीं जाएगा। कार्य थियरी में हम देखेंगे तो दो टाइप के कर्ता के हिसाब से हम देख सकते हैं। वुड को किसने काटा, यहाँ पे जैसे मैंने डिस्टिंग्विश किया है कि मैन, मैं कट को मतलब कट किसने किया, मैन ने किया, किसको किया, वुड को किया। और अगर नीचे देखेंगे तो तीन डिविजन हो सकता है कि मैन और एक्स दोनों ही एजेंट हो सकते हैं हमारे कारक थियरी के हिसाब से, प्राइमरी और सेकेंडरी कर्ता के हिसाब से। सेकंड आप देखिए यहाँ पे कैसे हमने असाइन करने का कोशिश किया है कारक सिस्टम को एक इंग्लिश सेंटेंस में। दिस इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू एनालाइज द इंग्लिश सेंटेंसेस विद द कारक थियरी। तो yesterday Sambhavi beat the dog with the stick in front of the shop, यहाँ पे अगर हम कारक थियरी के हिसाब से देखेंगे तो हम सारे सेमांटिक रोल असाइन कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लिश सिंटैक्स या जनरेटिव सिंटैक्स के हिसाब से या सेमांटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इनमें बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं जो असाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो कालाधिकरण है उसको एडजंक्ट माना जाता है। बीट विथ अ स्टिक ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द शॉप ये जो लोकेशन है, देशाधिकरण यहाँ पे जो है जैसे हमने मार्क किया है, इसको एडजंक्ट माना जाएगा। एडजंक्ट कहने का मतलब क्या है, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है। ऐसा एनालिसिस का प्रॉब्लम क्या है, ऐसा एनालिसिस का प्रॉब्लम ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम कारक थियरी को अप्लाई करके यहाँ से डिराइव कर रहे हैं वो मिसिंग हो जाएगा। सिमेंटिक एनालिसिस अगर हम जेनरेटिव के हिसाब से करें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा इंपॉर्टेंट सेमेंटिक रोल को कैप्चर करने में, जहां पे कारक थियरी इसको एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। सर आप इसके बारे में अगर बताएं।
देखिए ऐसा है कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं फोनोलॉजी फोनेटिक्स में, जो संस्कृत में रूल राइटिंग का मैकेनिज्म है पाणिनि में, उससे बहुत मैच करती है, बहुत सिमिलर है। यदि आप फोनोलॉजी में जो जेनेटिव फोनोलॉजी है उसमें रूल लिखने की प्रक्रिया को देखें तो जैसे हमने नीचे दिया है प्लस वोकैलिक गेट्स लेंथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैलिक एंड सवर्णा, तो उसको अका सवर्ण दीर्घ पाणिनि जो कहते हैं, अक का दीर्घ होगा यदि सवर्ण आता है तो पाणिनि की जो प्रिसाइज रूल राइटिंग प्रक्रिया थी उसको उससे इन्फ्लुएंस हुए, हम कह सकते हैं, इमिटेट कहना ठीक नहीं रहेगा, उससे इन्फ्लुएंस हुए जो पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक परंपरा है। और ये हम दिखाना चाह रहे थे कि एक सूत्र जो है अगर सवर्ण दीर्घ को यदि हम लिखें आधुनिक फोनोलॉजी की परंपरा में तो ऐसे लिखेंगे इसको। अगली स्लाइड पे चलें, अगली स्लाइड पे चलें सुभाष जी। हाँ, आप बताइए मशीन अनुवाद पे, तो जल्दी करें, समय हो रहा है आपका। हाँ सर, तो मशीन अनुवाद पे अगर हम बताएं तो जो लिंग्विस्टिक्स टूल का हिसाब या लिंग्विस्टिक्स का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे स्पीच एनालाइजर जहाँ पे हम ध्वनि विश्लेषण करते हैं, मॉर्फ एनालाइजर जहाँ पे हम शब्द को विश्लेषण करते हैं, पीओएस एग्रीगेट एनोटेशन जहाँ पे हम वाक्य को विश्लेषण करते हैं, तो उसमें फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स का जैसे जेनरेटिव स्कूल के बारे में या चॉम्स्की सिंटैक्स के बारे में हमने बताया, जैसे कारक मॉडल के बारे में हमने बताया, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। और रूल ऑफ लिंग्विस्ट क्या है? बेसिकली लैंग्वेज एनालिसिस। लैंग्वेज एनालिसिस का मतलब सेंटेंस एनालिसिस, फोनेटिक एनालिसिस या मॉर्फेमिक एनालिसिस। और नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक मेथड विद स्पेसिफिक ग्रामर, जो जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कंप्यूटेशनल टेक्निक के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। यही रोल ऑफ लिंग्विस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको आगे बढ़ जाए, अगले स्लाइड पे जाए सीधे। सुभाष जी अगली स्लाइड पे चलें। हाँ, अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था कि आज यदि एक फॉर्मल नोटेशन सिस्टम में यदि हम भाषा की विधियों को कन्वर्ट करना चाहें तो हम एक स्ट्रिंग की बात करते हैं, और स्ट्रिंग एक अल्फ़ाबेट से बनता है। अल्फ़ाबेट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होता है। यदि हम माने कि ए बी सी किसी भाषा में अल्फ़ाबेट है के सिंबल्स हैं, पिछली स्लाइड पे चलें, पिछली स्लाइड पे सुभाष जी, पिछली स्लाइड। हाँ, तो ए बी सी भी एक वैलिड स्ट्रिंग उस भाषा में बन सकती है, और स्ट्रिंग को हम पद कहते हैं पाणिनि में, और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोप कह सकते हैं। और एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ हम 0 मानते हैं, ये लिखने की तरीका है। लेंथ ऑफ ई वुड बी 0, ई है एम्प्टी स्ट्रिंग, उसको हम लोप कहते हैं पाणिनि में। और एफिक्स को प्रत्यय पाणिनि में कहा जाता है, और यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज में, रूपात्मक भाषा में प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शब्द ABC है तो उसके प्रीफिक्सेस का सेट एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ए होगा, AB होगा, ABC, ठीक है, और सफिक्सेस का सेट EC, BC और ABC होगा। इसको उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ने में कहते हैं। और एक शब्द है कॉन्कैटिनेशन प्रक्रिया है, जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, पहले शब्द का टेल और दूसरे शब्द का हेड यदि साथ ज्वाइन किए जाए तो उसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, इसको हम संहिता कहते हैं। और संहिता के बाद पाणिनि में संधि भी हो सकती है। तो ये सिमिलर प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे जाए सुभाष जी, अगली स्लाइड पे सुभाष जी। हाँ, अब एक जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर की बात, पाणिनि ने ग्रामर की हायरार्की है, चॉम्स्की ने ग्रामर्स की हायरार्की दी है, और हर ग्रामर की प्रोडक्शन कैपेसिटी और पावर के बारे में बात किया है। इसमें कॉन्टेक्स्ट ग्रामर का इस्तेमाल कंपाइलर्स में किया जाता है। तो जरा उसकी बात देखें कैसे पाणिनि से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जी जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर का सिंबल जी मान लीजिए है, तो वो 4 तत्वों से बना होता है। एक नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स, टर्मिनल एलिमेंट्स, प्रोडक्शन और एस सिंबल, स्टार्ट सिंबल। नॉन टर्मिनल जैसे वी है, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, डिटर्मिनर है, संज्ञा क्रिया वगैरह है। पाणिनि में इसको अक, सवर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सारे हमारे नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स पाणिनि में हो सकते हैं। टर्मिनल में अंग्रेजी में मान लीजिए हम कहें तो शब्द, किसी भाषा में शब्द होंगे जो एक्चुअल शब्द टर्मिनल एलिमेंट्स होंगे। और पाणिनि में भी जो चर्चा करते हैं वो ध्वनि और शब्द, ये पाणिनि के भी टर्मिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं कंटेक्स्ट ग्रामर के हिसाब से।
तो प्रोडक्शन पी जो है वो हम एरो के हिसाब से डिनोट करते हैं। पाणिनि के सारे सूत्र ए गोज टू बी इफ सी वाले मोड में है। ए गोज टू बी, जैसे हम कहें कि अगर सवर्ण है दीर्घ, अ का सवर्ण होगा अगर, अ का दीर्घ होगा अगर सवर्ण है तो, इको यणची, एक का यण होगा यदि अच है, तो सारे इसी मोड में है, ए गोज टू बी इफ सी। तो ये जो प्रक्रिया रूल राइटिंग की थी और कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में आया। और यहाँ पर हम देखें कि जो अल्फा है वो स्ट्रिंग है, जिसे हम कहें कि कोई भाषा जो है उसमें जितने भी शब्द हैं वो नॉन टर्मिनल और यूनियन टर्मिनल, इन दोनों के संयोग से जितने भी शब्द बन सकते हैं वो भाषा कहलाती है। और अल्फा जो है ये कोई एक शब्द है उस भाषा से, वो शब्द टर्मिनल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, और एज स्टार्ट सिंबल है। तो जो कंटेक्स्चुअल ग्रामर की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है, और उसका पाणिनि से बहुत स्पष्ट सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः पाणिनि के व्याकरण की ये जो अंडरस्टैंडिंग वेस्ट के व्याकरणों ने, लिंग्विस्ट ने की, उससे ये परंपरा प्रभावित हुई है निश्चित रूप से। अगली स्लाइड में सुभाष जी। और ये जो BNF जो नोटेशन सिस्टम है जिसको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन और कंपाइलर डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो देखें। जैसे हम कहें कि S गोज टू NP-VP, पाणिनि में कहें तो पदा गोज टू सुपतिंग, सुप्तिंग अंतम पदम, ठीक है। तो ये डिफाइन हम कर सकते हैं उसको, एस सिंबल को यहाँ पर फिर हम सब्सिक्वेंटली नाउन फ्रेज को डिफाइन करेंगे, वर्ड फ्रेज को डिफाइन करेंगे, फिर जो टर्मिनल आइटम्स होंगे, और फिर उस ढंग से जो डेरिवेशन चलेगी। तो पाणिनि में डेरिवेशन की प्रक्रिया इसी ढंग से होती है, इसी तरीके से होती है। अगली स्लाइड में चलें। अगली स्लाइड में सुभाष जी चलिए, अब चला दीजिए, आप बताइए। थैंक यू सर। इसमें ये लास्ट स्लाइड है हमारे प्रेजेंटेशन की, तो इसको इससे पहले मैं एक थोड़ा छोटा चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सिंटैक्स में सर ने बताया, जैसे जनरेटिव सिस्टम में या अभी कंप्यूटेशनल सिस्टम में जो डेरिवेशन होता है उसका एग्जांपल जैसे आपको दिखा, सिमिलरली जो मतलब पाणिनि का जो सिस्टम में मैथमेटिकल डेरिवेशन का आइडिया जैसे है, जैसे प्रेजेंट है, वो काफी इन्फ्लुएंस किया है सेमांटिक्स को भी। मतलब गॉटलोव फ्रेगे का जो सेमांटिक मॉडल हमने देखा है, जो लिंग्विस्टिक्स में यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में यूज होता है, उसमें जो मैथमेटिकल सिंबल्स यूज होते हैं जिसे मेटा लैंग्वेज बोल रहे थे हम शुरू में, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इन्फ्लुएंस है और सिमिलर सिस्टम है ये दोनों, जो अभी यूज हो रहा है और जो पाणिनि ने यूज किया था उस टाइम पे। तो इन सब कुछ को मिला के सिंटैक्स को देखें, सेमांटिक्स को देखें, डिफरेंट वर्जन ऑफ थ्योरी को देखते हुए, ये एक क्लियर चीज है कि शुरू में ससुर हो या हमारे ट्रुबित्स्कॉय हो या बाकी लिंग्विस्ट हो, विलियम जोन्स हो, जैसे इनको भी पाणिनि भर्तृहरि दोनों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था, जहां से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जन्म हो रहा है। अभी तक वो इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो इन्फ्लुएंस के रिजल्ट आज हमको दिख रहा है जब हम कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप कर रहे हैं जहां पे सेंटेंस डिराइव हो रहा है। तो दिस इज अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ पाणिनि's influence which is still there. Now the last slide speaks about certain future directions, इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, हमारे पास रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो संस्कृत के स्टूडेंट्स है, जो स्कॉलर्स है, अगर वो थोड़ा पाणिनि के बारे में, उनके सिस्टम्स के बारे में लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से जाने और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को या स्कॉलर्स को बताएं, एक कम्युनिकेशन तैयार हो, तो काफी सारे रिसोर्स वहां से ग्रामर के लिए तैयार हो सकते हैं, जो एक प्योर इंडियन सिस्टम की तरफ जा सकता है। जैसे मैंने बाद में बताया, लिंग्विस्टिक नॉलेज क्लब्ड विद कंप्यूटेशनल प्रोफिशिएंसी, ये बहुत जरूरी है। लिंग्विस्ट के पास लिंग्विस्टिक नॉलेज है, स्कॉलर संस्कृत के पास ग्रामर का नॉलेज है, दोनों को ही कंप्यूटेशनल प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब रिसर्च के लिए हम कि जो ऐप बनाएंगे या जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो किस काम पे यूज होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। लेसर नोन लैंग्वेजेस में अभी तक हमने हिंदी में यूज किया है, बांग्ला में यूज किया है, इंग्लिश में भी यूज करने का कोशिश किया है पाणिनियन मॉडल्स को। अगर हम बाकी सारे लेसर नोन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जो आदिवासी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है,
जो मुंडारी है या जो हो है या ऐसे लैंग्वेजेस में क्या हम सेमांटिक इन्फ्लुएंस मतलब डेरिवेशन के लिए पाणिनि मॉडल का यूज कर सकते हैं, उसको देखना होगा। और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो सेमांटिकली सोफिस्टिकेटेड है, नॉट ओनली सिंटैक्टिकली, जिसमें पाणिनि का और भी ज्यादा यूज पॉसिबल है, ये हमें देखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। सर को धन्यवाद। बीच में सर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। और अभी सबको नमस्कार फिर से। इफ यू हैव क्वेश्चंस, द डिले आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद शिलादित्य जी। एक सूचना है कि YouTube लाइव आज नहीं हो पाया तकनीकी कारणों से, तो Facebook लाइव किया है और उसका लिंक आपको चैट पे भेज दिया है। तो आप अपने मित्रों से कह दीजिए जो लोग यहाँ पर Zoom पे नहीं आ पा रहे तो वो Facebook लाइव पे आ जाए। शिलादित्य ने बहुत अच्छा एक बताया भाषा वैज्ञानिक परंपरा और कैसे हमारी अपनी परंपरा से प्रभावित हुई होगी। और हमेशा देखिए सेफ साइड ये रहता है कि प्रभावित हुई होगी ऐसा कहना चाहिए। प्रभावित हुई या आधार है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न उठ सकता है। तो जैसे आपने देखा कि काफ़ी समानताएं हैं चॉम्स्की के जो भाषा विज्ञान के मॉडल्स हैं, काफ़ी परिवर्तन उन्होंने अपने मॉडल्स में किया है और परिवर्तन करते करते पाणिनि के और भी नज़दीक आ गए वो। तो आपने देखा उसको कितनी समानताएं हैं। शिलादित्य भाषा विज्ञान की साइड से मेरे छात्र हैं। हमारे विभाग में कई विषयों से आते हैं लोग पीएचडी करने, संस्कृत के ज़्यादा होते हैं और भाषा विज्ञान के फिर होते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस के भी होते हैं। तो शिलादित्य भाषा विज्ञान की साइड से आए हैं और पाणिनि का इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन अनुवाद के अपने पीएचडी के टॉपिक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिलादित्य जी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जितने भी व्याख्यान हो रहे हैं इस सब का एक कलेक्शन राइटिंग में हम एडिट करेंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे हिंदी में। तो शिलादित्य आपकी हिंदी बड़ी अच्छी रही। ये मुझे लगता है धन्यवाद। बंगाल क्षेत्र के होते हुए भी आपकी हिंदी बड़ी सराहनीय है, अच्छी है। आई होप कि यू कुड लर्न बांग्ला इन सेम प्रोफेशंसी। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगला जो व्याख्यान है सुधीर मिश्रा जी का, डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी हमारे छात्र थे, पहले पीएचडी बैच के थे यहाँ पर जेएनयू में। जब 2002 में ये विभाग खुला था और 2001 में खुला था, मैं 2002 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद पहला पीएचडी का बैच सुधीर मिश्रा जी आए थे और हम लोगों ने अमरकोश पे कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद सुधीर जी ने कारक में अपनी पीएचडी की थी। सुधीर जी उसके बाद से सीडैक पूना में कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत ही पहले एआई ग्रुप में थे दरबारी जी के साथ, उसके बाद वो जिस्ट ग्रुप में कुलकर्णी जी के साथ हैं और जिस्ट ग्रुप का काम है कि फॉन्ट कन्वर्टर स्कीम्स मैकेनिज्म, इस पे वो कार्य कर रहे हैं। तो काफ़ी अनुभवी हैं इस विषय में, इसलिए हमने उनको कहा कि आप इस विषय में जो फॉन्ट्स हैं और स्कीम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और यूनिकोड है, ट्रांसलिट्रेशन मैकेनिज्म्स हैं, इंटरनेशनल अल्फ़ाबेट फॉर स्क्रिप्ट ट्रांसलिट्रेशन, संस्कृत ट्रांसलिट्रेशन है, इस पे वो व्याख्यान रखें। और उसके बाद उनको हमने एक और सेशन दिया, अगला सेशन भी सत्र भी वही करेंगे, वो और रामकिशोर जी मिल के आपको बरह में एडिटिंग करना सिखाएंगे। सुधीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना सत्र प्रारंभ करें। सुधीर जी आप हैं? सुधीर मिश्र जी? सुधीर जी हैं? Yes, sir. He is here, but I have to unmute. अनम्यूट करें उनको जरा सा, वीडियो तो दिखाएं। Hello. हाँ सुभाष जी नमस्कार। Yes. आपका वीडियो नहीं आ रहा सुधीर जी? सर वीडियो आ रहा है सर, नमस्ते सर। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप उसको फटाफट स्क्रीन शेयर करें। जी सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर डिसेबल है भाई स्क्रीन शेयरिंग प्लीज। वहाँ से स्क्रीन शेयरिंग अलाउ किया आपने उनको? सर स्क्रीन से अलाउ करिए। हाँ। सर मेरे एंड से नहीं हो रहा है। जस्ट ट्राई करें। No, just you have to allow, sir. I am not able to allow. अच्छा
आप तो कोर्स बनाया मैंने आपको, सुधीर। सुधीर जी आप बोलना शुरू करें, तब तक मैं देख रहा हूँ आपको स्क्रीन। ओके सर। मैंने आपको चलिए मैंने आपको कोर्स बना दिया, आप अब शेयर कर पाएंगे। चलिए देखिए तो, ट्राई करता हूँ सर। यस सर, मैं कर सकता हूँ ना। चलिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सर, निश्चित रूप से आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और जीवन का सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में मैं जेएनयू में आया और आपके अंडर में हमने पीएचडी किया, और प्रथम स्टूडेंट भी रहा है आपका, और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। और हम टॉपिक पर आते हैं। इस यूनिकोड आई ट्रांस पर आज हम बात करेंगे। बेसिकली हमारा मूल उद्देश्य है कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हमारे रिलेटेड टू कंप्यूटर दैनंदिन जीवन में हमारे आते हैं, हम उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, और स्क्रिप्ट से लेकर के आज यूनिकोड का स्टैंडर्डाइजेशन, फोन्ट्स, टाइपिंग, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं। संस्कृत, सर मेरी आवाज सुनाई पड़ती है? Yes, yes. You just continue. संस्कृत एक समस्या है या चुनौती है, कह लीजिए ज्यादा बेटर होगा, कि हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर से बहुत दूर हैं अभी भी, आज के डेट में भी। जब भी हम बात करते हैं कि हमें कुछ टाइप करना है, हमें कुछ संस्कृत में टेक्स्ट लिखना है, कैसे बार बार बाहर जाते हैं चीज, चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे वो टाइपराइटर हो, टाइपिस्ट हो, हम हेल्प लेके तभी कर पाते हैं। बहुत से लोग आज भी उन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं जो कि वो सरलता से अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। आज उन चीजें और बताएंगे कि हेल्प लिए कैसे देवनागरी में या रोमन स्क्रिप्ट में संस्कृत को कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप वेब पेजेस पर अपनी टेक्स्ट को, अपने पेपर को, अपनी कैसे पोस्ट कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे स्क्रिप्ट की आती है कि स्क्रिप्ट है क्या। बेसिकली स्क्रिप्ट या लिपि कह लीजिए, इसका दो एस्पेक्ट होता है। एक तो लिपि वो है कंप्यूटर की भाषा में करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिस पर भी प्रोग्राम वर्क करता है, जिस पर हमारा कंप्यूटर किसी कमांड को समझता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम स्क्रिप्ट। जब हम बात करते हैं लिपि की किसी भी प्राकृतिक भाषा के संदर्भ में, तो वहाँ सेट ऑफ कैरेक्टर्स का, जो वर्णों का स्वर हो या व्यंजन हो, उनका जो कंप्लीट एक सेट होता है, उसका सेट का रिटन फॉर्म हो किसी भी भाषा के लिए अगर वो है, उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया हर जगह संस्कृत लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट हर जगह अलग अलग है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, आप उड़ीसा में जाएंगे, संस्कृत स्क्रिप्ट में आप मिल जाएगी। आप तमिल स्क्रिप्ट में मिल जाएगा, तेलुगु स्क्रिप्ट में मिल जाएगा, देवनागरी स्क्रिप्ट में मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, हमारी जो एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, उसी से आगे कवि के विकास के तहत या देवनागरी स्क्रिप्ट में इस समय हिंदी, नेपाली, संस्कृत, कोंकणी, मैथिली, सिंधी, बोडो, डोगरी, संथाली और कश्मीरी। वस्तुतः हमारा यहाँ पर डिस्कशन का मूल ध्येय यहाँ नहीं है कि स्क्रिप्ट का विकास कैसे हुआ, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए। उन परिवर्तनों के बारे में आप लोग अच्छे ढंग से वाकिफ है, इसलिए उसके हम आगे के पोर्शन पर बात क्रमिक विकास हो। हम देवनागरी स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट से आगे स्टार्ट कर, देवनागरी स्क्रिप्ट से कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं।
स्क्रिप्ट ग्रामर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की एक स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट हो जाने से सारी चीजें हो जाती है। जब भी स्क्रिप्ट होती है और प्रोस्पेक्टस कंप्यूटेशनल उसको व्यू से अगर हम देखें तो उसमें हमें ढेर सारी चीजें ऑब्जर्व कर, आइडेंटिफाई कर, एनालाइज करनी कि उस जो भी भाषा है उस भाषा का राइटिंग सिस्टम है क्या, वो कैसे लिखते, उसका सिलेबिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके वर्ण कौन से हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, उसके उनमें शब्दों का, वर्णों का, उनका क्रम क्या है, उसका सिलेबिक क्लस्टर्स कैसे कैसे बनते हैं, ये क्लस्टर्स आगे बात करेंगे कि कैसे। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड क्लस्टर्स, बहुत से आपको क्लस्टर्स बनेंगे। एक युग, क्लस्टर मींस युग्म, ऐसे बहुत से युग्म बनेंगे जो सही होंगे, कुछ होंगे जो सही नहीं भी होंगे। जैसे मात्राओं अगर हम स्वरांकन करें, सारे स्वरों के साथ उसके क्लस्टर्स बनाएं तो हमें सारे क्लस्टर्स वैलिड, अगर आप कहेंगे कि कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट से तो वो वैलिड है, लेकिन अगर आप कहेंगे भाषा के दृष्टिकोण से तो बहुत से ऐसे क्लस्टर्स हमें बनेंगे कि जो कि हमारे नेचुरल या यूज में कहीं वो मिलते ही नहीं है, हमें कहीं पर भी नहीं दिखते। फिर जो वैलिड क्लस्टर्स बनते हैं उनसे फिर शब्दों का गठन कैसे होता है, लेक्सिकॉन कैसे होता है, डिक्शनरी कैसे, ऑर्डरिंग कैसे होती है, इन सब चीजों पे बात होती है स्क्रिप्ट ग्रामर को लेकर। बेसिकली स्क्रिप्ट ग्रामर का सोशल ऑब्जेक्टिव है क्या? बड़ी चीज है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स। कोई भी एक वर्ण है, जैसे आप देखते होंगे हमें लिखना है पक्का, बहुत साधारण सा शब्द है हिंदी का। कुछ लोग क हलंत लिख करके पक प क हलंत फिर क लगाकर आ की मात्रा लगाते हैं, और फिर एक पुनः लिख करके आ की मात्रा लगाकर लिखते हैं। बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स है उसको हमें डिफाइन करना होता है, और उसको कंफर्मिटी विद द परसेप्शन ऑफ गिवन कम्युनिटी के द्वारा क्या है उसको हम फाइनलाइज करते हैं। देन इंश्योर देयरबाय दैट दिस परसेप्शन इज सेफ गार्डेड। जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आज हम जो कर रहे हैं कल कहीं कुछ और होने वाला है, परसों कुछ और होने वाला है, ऐसा नहीं। इसका हम हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं, हम एरिया में जाके स्टडी करते हैं बुक्स के थ्रू, पुरानी पुस्तकों के थ्रू, और इस पर जो भी एक्सपर्ट्स हैं एक्सपर्ट्स के भी थ्रू उनका हम रेफरेंसेस लेते हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकें नहीं ये जो हम परसेप्शन है यही आज की तिथि में पूर्णता की तरफ है। फिर उससे रिलेटेड हम टूल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वाइड स्प्रेड सारी चीजें होनी चाहिए, तो हम उस पर बात करते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अगर हम देखें तो हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा है, हम बहुत लंबे समय से हम लोग हिंदी में लिखते आए हैं। यूनिकोड में लेखन के लिए जब तक हमारे पास फोन्ट्स अवेलेबल नहीं थे, जब तक हमारे पास टाइपिंग टूल्स अवेलेबल नहीं थे, उसके पहले हम सब ने देखा है कि हम ट्रूटर फोन्ट्स में लिखते रहे हैं। कृतदेव, चाणक्य, वॉकमैन, ढेर सारे कालिदास, ढेर सारे ऐसे फोन्ट्स होते थे, और उन फोन्ट्स का आप देखे होंगे कि प्रिंट जब हम लेते हैं तो उनका जो प्रेजेंटेशन फोन्ट्स का है वो बहुत डिफरेंट होता था। सिलेबिक उनके स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी नहीं रहती थी, कोई किसी ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सारी चीजों को हमने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया टेक्निकल ऑब्जेक्टिव के थ्रू, जिससे लेने से लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी। जीरो विड्थ जॉइनर और जीरो विड्थ नॉन जॉइनर का कॉन्सेप्ट आया, जिसके थ्रू हमने कंसोनेंट के क्लस्टर्स का वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो उसको हमने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद हम उसको लेकर आगे बढ़े। जब भी हम स्क्रिप्ट ग्रामर की बात करते हैं, अगर हम देवनागरी के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम उसके वर्णों का, उसके स्वर और व्यंजन का हम निर्धारण करें। निर्धारण ही नहीं करें, उनका हम प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कैसा लिखा जाता है, क्या आइडियल है, उसको हम निर्धारित करें। आप देखिए ख व्यंजन में, ख में आप देखिए जो र जैसा स्ट्रक्चर बना करके हम यहाँ पे व के नीचे हम मिला रहे हैं,
आप देखेंगे इसके बहुत से वेरिएशंस आपको मिलेंगे। कहीं कहीं के र का स्ट्रक्चर जाकर के ख में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, और ये दोनों वेरिएशन लिखने में बहुत सामान्य जगह मिल जाता है हमें। ये एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, कौन सा हम स्टैंडर्डाइज माने और क्यों माने, उसका पहले एक एक हमने स्वरों का और व्यंजनों का हमने पहले सर्च किया। सर्च करने के बाद हम उनका पहले उनका हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। एक एक वर्ण का हम स्ट्रक्चर पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी लिस्टिंग करते हैं। सेम मात्राओं के साथ भी कौन कौन सी मात्राएं हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है, स्वरों उनकी राइटिंग स्टाइल, फिर अनुस्वार, चंद्र बिंदु, विसर्ग और अवग्रह, आप सारे लोग परिचित हैं हम कैसे लिखते हैं। तो इनका हमने संकलन पहले किया। संकलन करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा कि उन सारे वर्णों का क ख ग जितने भी लेखी ज्ञ तक आते हैं, उनका उन स्वरों के साथ कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो उन स्वरों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद वो मात्रा की पोजीशनिंग कहाँ जाती है वो हमें देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है, जब हम कभी भी क्लस्टर कंसोनेंट कंसोनेंट क्लस्टर बनाते हैं, या आप कह लीजिए जैसे क पर छोटी की मात्रा लगा कि, अब इस पर अगर आपको स्वरांकन करना हुआ वैदिक विधि से, उसके ऊपर 1 2 3 लिखना हुआ, या आप उदात्त अनुदात्त स्वरित के हम जब बात करते हैं तो वो करना हुआ, तो मात्रा सेम पोजीशन पे नहीं रहती है। मात्रा थोड़ी सी कंप्यूटर एस्पेक्ट्स पे देखेंगे तो थोड़ी सी पीछे जाएगी। तो उन सारी चीजों का हम मात्राओं के साथ क्या उनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए ज में जो मात्रा लगी है वो मात्रा ऊ की मात्रा ज के डंडी के जस्ट नीचे लगी हुई है, जबकि आप छ में देखेंगे तो ये स्थिति वहां पे हमें नहीं मिलती है। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, वो पोजीशन हम सारा यहाँ पे डिफाइन करते हैं। कंसोनेंट एंड वॉवेल, मूल कंसोनेंट, मूल हमारा व्यंजन प्लस उसके साथ स्वर के साथ मिलकर के हम कॉम्बिनेशन पहले सारे करेंगे। करने के बाद हम कभी कभी आप देखिए कि कंसोनेंट वॉवेल, वॉवेल के बाद फिर लगते हैं हमारे अनुस्वार वगैरह जो भी लगते हैं या हलंत लगता है, तो उनको पोजीशनिंग उनकी क्या बनेगी। आप देखिए जब हम प कहते हैं और पा कहते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस देखिए। जो हमारा अनुस्वार है उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है, तो इसको हम डिफाइन पी और पी में जो हम डॉट का डेफिनेशन आता है, प्लेस चेंज होता है, वो प्लेस चेंज होकर के एक्चुअल क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हम उसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के बाद हमारा अगला टारगेट जाता है कि हम क्लस्टर्स बनाएं। क्लस्टर्स कंसोनेंट, कंसोनेंट के क्लस्टर्स, उसमें ऑफ कोर्स वॉवेल आएंगे, ध्वनियां आएंगी, स्वर आएंगे। क जैसे हम कहते हैं, अभी हमने नाम लिया था पक्का शब्द हमने कहा, यहाँ पे आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन में भी क और क का जब रिप्रेजेंटेशन हम बनाएंगे तो आधा क फिर पूरा क लिखा हुआ है, मतलब कंसोनेंट, कंसोनेंट और वॉवेल। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो अभी आप यहाँ पे कहेंगे कि बिल्कुल ये होता है, लेकिन अगर वैदिक टेक्स्ट में देखेंगे या पुरानी की पुस्तकों में देखेंगे तो क के नीचे पूर्ण क भी लिखा हुआ मिलता है। ये हमें दोनों वेरिएशंस हमें कैप्चर करने पड़ते हैं, और ये वेरिएशंस कहीं कहीं मल्टीपल भी बनते हैं। इनके कंप्लीट कितने वर्णों के साथ, यहाँ पे हमने कंसोनेंट कंसोनेंट का दिखाया था, ट्रिपल कंसोनेंट भी हो सकता है, फोर्थ टाइम भी कंसोनेंट हो सकता है। आप जानते होंगे कार्ड्स संस्कृत एक ऐसा शब्द है जिसमें 5 कंसोनेंट एक साथ आते हैं। तो उन तक के कंसोनेंट के कॉम्बिनेशंस तक हमें सारी चीजों को पहले डिफाइन करना होता है, उनकी पोजीशनिंग को डिफाइन करना होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करना होता है। जैसे अग्न्याध्यान आप देखिए 3 कंसोनेंट ग, न और ये 3 कंसोनेंट का कैसे बनेगा, हमने उन कंसोनेंट के नंबर ऑफ कंसोनेंट के आधार पे आप देखिए उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तत्व, तत्व में आप कहीं कहीं आप देखेंगे जो प्रथम त है वो कहीं कहीं स्ट्रेट एक लाइन आ जाती है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है। तो हम किसको लेकर के चलें, क्योंकि जब भी एक कोई फोंट डेवलप किया जाता है तो वो एक फोंट पे मानक एक ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसी एक फोंट से आप तत्व को दोनों ढंग से लिख पाए, तो किसी भी एक ढंग से ही आप लिख सकते हैं। तो इसलिए उन समस्त चीजों को पहले डिफाइन करना होता है कि हमें
करेक्ट क्या है और उस वस्तुतः सत्य क्या है या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो हम डिफाइन करें और डिफाइन करने के बाद ही हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। स्वागतम हमारे लिए एक बहुत ही हम यूज करते हैं सभी का वेलकम करने के लिए। स्वागत में क्या है, कंसोनेंट, उसके बाद फिर कंसोनेंट है, फिर वॉवेल है, उसके बाद कंसोनेंट, कंसोनेंट एंड कंसोनेंट हलंत है। आप देखिए कंसोनेंट स पे अगर देखा जाए, अगर हम मतलब हिंदी राइटिंग स्टाइल या संस्कृत फोनेटिक अगर हम की बात करें तो वस्तुतः जो मूल ध्वनियां हैं व्यंजन की सारी कंसोनेंट एंडिंग है, क्योंकि उसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए जबकि जब हम टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन में सारी जितनी भी ध्वनियों को देवनागरी में जो इम्प्लीमेंट हुआ है टेक्निकली, उसको हम कंसोनेंट एंडिंग न मान करके, व्यंजनांत न मान करके उसे हमने सबको अस्वरांत माना है। अस्वरांत माना है तो पहला जो स्व है, स है, उसके बाद हमें हलंत लगाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमें स्वा लिखना है। फिर कंसोनेंट, फिर वॉवेल हमने लगाया। तो एक जो हमारी ट्रेडिशनल पद्धति रही है कि सारे व्यंजन जितने भी हैं वो स्वरांत नहीं है मूल रूप में जब है तो, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट इसको कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट में किया गया तो उसको सारे को हम स्वरांत माने हैं और अस्वर से अंत होने वाला माने हैं, और उसके आधार पर ही हमने टेक्नोलॉजी को ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट हुई हैं। सेम भरतनाट्यम, भ कंसोनेंट के बाद वॉवेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भ को अकारांत ही माना है, टेक्निकली उसी रूप में वो इम्प्लीमेंट हुआ है। र, त, ना, न में आ की मात्रा लगी तो कंसोनेंट वॉवेल हो गया। ट्य, ट कंप्लीट है, कंसोनेंट है। फिर हलंत के लिए हमने वहां पे हलंत लगाया, हाफ करने के लिए, स्वर हटाने के लिए वहां से, फिर यह लगाया और मैं स्वागतम। इस ढंग से उसकी संरचना बनती है। ये तो अब हम थोड़े से उसके स्टैंडर्डाइजेशन के डीप लेवल पे आते हैं और हम देखते हैं कि उनकी पोजीशनिंग हर कैरेक्टर की कैसे चेंज होती है। स्पेशली हम रेफर करना चाहेंगे र को। आप देखिए जैसे कर्क, र ऊपर जाता है। आप देखिए मूर्त, र ऊपर जाएगा। तो र की पोजीशनिंग वस्तुतः परवर्ती जो भी ध्वनि है, परवर्ती जो भी व्यंजन है, उसके ऊपर जा रही है। बॉटम रकार की देखिए, ट्रक, उसके बाद ड्रम, इनमें क्या हो रहा है, इनके रकार जो है इनकी पोजीशनिंग नीचे आ रही है, मूल जो हमारे व्यंजन है जिससे कि ये जो परवर्ती है इसके। आप देखिए क्रम, प्रकार, दोनों में ही क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। जबकि रकार की ही पोजीशनिंग देखिए, जैसे हम ह्रस्व कहते हैं तो इनका इनसाइड ह के अंदर आ रहा है। वस्तुतः कैरेक्टर सिर्फ एक है, र हलंत। र हलंत की पोजीशन क्या होता है, जब हम टेक्निकली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो सिस्टम को एक एक सारे कॉम्बिनेशंस पता होना चाहिए कि र की पोजीशनिंग किस वर्ण के साथ, किस व्यंजन के साथ अगर क्लस्टर बनता है तो उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ जाना चाहिए। तो उन सारी चीजों का भी हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। अब आप अगर हिंदी की बात करें तो बहुत सी जगह आपको ऐसा आज की स्थिति में लगेगा, कुछ आप यूनिकोड के फॉन्ट अगर आप यूज करेंगे तो आप जैसे हम पहले लिखते थे लट्टू एक वर्ड है, आप ल आधा ट फिर पूरा ट में ऊ की मात्रा लगाते थे। दूसरी स्थिति वो बनती थी ल ट के नीचे ट लिख करके हम ऊ की मात्रा लगाते थे। लेकिन ये जो भी टेक्नोलॉजी हिंदी या संस्कृत के लिए काम कर रही है, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो भी मानकीकरण भाषा का किया गया है, स्वरों का किया गया है, व्यंजनों का किया गया है और उनके लेखन पद्धति का किया गया है। वस्तुतः ये सारी टेक्नोलॉजी उसी के द्वारा उसी के को मानक मान करके इम्प्लीमेंट की गई है। यही एक कारण है कि आज की स्थिति में अगर आप देखिए द्वितीय लिखना हो तो हमारी एक ट्रेडिशनल पद्धति रही है, द के नीचे व छोटी की मात्रा द्वितीय करके हम लिखते थे। लेकिन आज का कोई बच्चा लिखेगा तो द्वितीय ऐसा कंप्यूटर से नहीं लिख पाएगा, वो पहले द हलंत लिखेगा फिर व पे छोटी की मात्रा लगाकर द्वितीय लिखना शुरू कर पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ चुनौती टेक्नोलॉजी की है,
टेक्नोलॉजी बहुत क्लियर है, टेक्नोलॉजी द्वितीय आज भी उस स्थिति में लिखने में समर्थ है और कर सकती है, लेकिन चूंकि भाषा का मानकीकरण जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है वो उसी रूप में किया है कि जो भी ध्वनियां हैं छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ये सारी जो ध्वनियां हैं ये कहीं पर भी आती हैं तो ये हलंत लगा करके ही लिखे जाए, इन व्यंजनों को हलंत करके ही लिखा जाए, एक के क्लस्टर बना करके एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ अटैच करके ना लिखा जाए, इसलिए उस रूप में लिखा जाएगा। ये आपको ये समस्या संस्कृत के साथ ज्यादा आएगा, जैसे द्वितीय है, चिन्ह लिखा, चिट्ठियां लिखा, ऐसी चीजों को करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फ़ॉन्ट को डेवलप करने के लिए ढेर सारे आपको टूल्स अवेलेबल हैं, फ़ॉन्ट लैब स्टूडियो है, फ़ॉन्ट फोर्ज है, इन सारे बेसिकली इन सारे टूल्स की मदद से आप कोई भी फ़ॉन्ट को जिस ढंग से हमने ऊपर डिस्कस किया उतना डीप लेवल पर स्टडी करके आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ये पोर्शन तक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फ़ॉन्ट था, क्लस्टरिंग, कैसे हम क्लस्टर बनते हैं, पोजीशन उनकी मात्राओं का, उनके व्यंजन और व्यंजन के क्लस्टर का, पुनः उनके पोजीशन और पोजीशन के बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यहाँ तक की सारी चीजों को डेवलप करने के लिए आप इन टूल्स की किसी की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे टूल्स ऑनलाइन फ्रीली भी अवेलेबल हैं, आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। हम आते हैं कैरेक्टर इनकोडिंग की। वस्तुतः शुरू में जब हम लोगों ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, या आप कह लीजिए बहुत हम 90s के स्टार्ट में चले जाएं, तो पहले 7 बिट ही हुआ करते थे, 125 कीबोर्ड्स पे कीज होती थी। 125 कीज के साथ आप विश्व की समस्त भाषाओं को टाइप करना संभव नहीं था, और वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना कि हम कैसे टाइप करेंगे, देन जो हम टाइप करें एक्चुअली वही पढ़ा भी जाए और वही समझा भी जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। अब अगर हमें लिखना है लता LATA लिख दिया, लत भी हो सकता है, लता भी हो सकता है, कुछ भी सामने वाला पढ़ सकता है, और खासकर ये संस्कृत के क्षेत्र में तो ये उसको भ्रम होने की उम्मीदें ज्यादा हैं। एस्की कोड आया इसके साथ कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, क्योंकि तब लेखन की हमारे पास कंप्यूटर में सपोर्ट सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट का ही था। अब रोमन स्क्रिप्ट को बेस मान करके और समस्त भाषाओं को रोमन स्क्रिप्ट को बेस मान करके कैसे लिखा जाए, लिखने के लिए ही एस्की मॉड्यूल उस समय डेवलप हुआ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस, और ये 7 बिट्स था, मतलब 125 कीज में ही आपको सारी चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना था 125 की से ही। आपको आप सारे लोग जानते हैं कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर्स पे काम करता है, आइदर 0 या फिर 1। तो 7 कंप्यूटर है, 7 बिट कंप्यूटर का मतलब हो गया कि 2 to the power 7 125 आपको कीज मिले हैं, उन्हीं सारी चीजों से करना है। एस्की को ही बेस मान करके संस्कृत या हिंदी को टाइप करने के लिए 2 मैकेनिज्म डेवलप हुई है, वेल नोन है। इसके अलावा भी ढेर सारे आपको मिलेंगे, और कहीं कहीं तो आपको मिलेगा कि कुछ एक ग्रुप ने या पर्टिकुलर एक पत्रिका ने, एक समाचार पत्र ने अपने लिए अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया डिफाइन करके कि अगर हम ये कैरेक्टर रोमन का लिखेंगे तो ये देवनागरी का ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। एक उन्होंने इंडेक्सिंग लगाया और अपने ढंग से उस चीजों को रिप्रेजेंटेशन दिखाया। इसमें वेल नोन 2 चीजें इंडिया में रही हैं, इंडियन लैंग्वेज स्पेशली देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए, इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलिटरेशन ITRANS और इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत ट्रांसलिटरेशन IAST। उसके अलावा इनकोडिंग का दूसरा मैकेनिज्म ANSI है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कोड्स आया। बेसिकली NSI कोड 8 बिट के लिए सपोर्ट करता था, और 8 बिट होने की वजह से 2 to the power 8 मतलब 255 कैरेक्टर्स हमें मिल जा रहे थे कीबोर्ड पे। तो इसको बेस मान करके आप सारे लोग अभी आज जानेंगे बरह के बारे में, सॉफ्टवेयर एक टाइपिंग टूल है बेसिकली, उसके जो भी फ़ॉन्ट्स डेवलप किए गए वो NSI को स्टैंडर्ड मान करके किए गए। तीसरा इनकोडिंग का मैकेनिज्म बहुत वेल नोन है, वो है यूनिकोड। यूनिकोड पे हम चर्चा करेंगे अभी। पहले हम देखते हैं एस्की को, कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को, इसको बेस मान करके हम कैसे ITRANS और IAST का हम शुरू में डेवलपमेंट कैसे थॉट आया और कैसे हम आगे बढ़े।
जब इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करते हैं, आई ट्रांस की बात करते हैं, तो आई ट्रांस में अ के लिए तो स्मॉल अ का प्रयोग किया गया, लेकिन आ के लिए कैप्स ए या स्मॉल में डबल ए का प्रयोग कर दिया गया। ऐसे इन्होंने जितनी भी संस्कृत की ध्वनियां थी, उन ध्वनियों को आप देख लीजिए, स्वरों का दिख रहा होगा, री 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 री, दीर्घ और ह्रस्व, इनमें देख कॉम्प्लिकेशन आप देख पाएंगे। आप उकार के कॉम्प्लिकेशंस देख पाएंगे, औ का डिफरेंस देख पाएंगे आप, और अंग का। अंग में भी ये तीनों डिवीजन इसलिए बने कि कहीं कहीं हम हलंत लिखते हैं, कभी हम अनुस्वार लिखते हैं, तो उन दोनों वर्जनों में क्या कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ये कुछ कुछ टेक्स्ट में इसका हमें अलग अलग भेद मिलता है, इसलिए एम एन और डॉट एम यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा व्यंजनों में भी था। कल किसी ने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था संभवतः झा सर के ही प्रेजेंटेशन में, च और छ का डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे। आप देखिए आई ट्रांस में जब आते हैं तो च के लिए भी सी एच ए है, छ के लिए भी सी एच ए है, बट छ के लिए कैप्स जो सी है कैप्स में है, बड़ा में है। लेकिन जब हम क और ख की बात करते हैं तो के एच ए ही रह गया, वो यहाँ पे के कैप्स नहीं हो पाया। तो इस ढंग से इसको पढ़ने में और समझने में लोगों को भविष्य में दिक्कत हुई। उन दिक्कतों की वजह से नेक्स्ट आई ट्रांस के बाद लोगों ने इस पर फिर विचार किया और नया आया हमारा IAST। IAST में उन सारी चीजों को हमने लोगों ने सॉर्ट आउट किया। यहाँ पर देखिए आ के लिए, दीर्घ आकार के लिए ए नहीं रहा, यहाँ पे ए के ऊपर एक लाइन खींच गई। आप कहेंगे अ के लिए अ भी है और कैप्स में भी है, क्योंकि हम रोमन, हमारी राइटिंग स्टाइल होती है कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैप्स लेटर से करते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, शब्द स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कैप्स ए का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए उस ढंग की जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें इसमें खत्म हुई IAST में, और ये स्टैंडर्ड पूरे विश्व में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। मैक्सिमम सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन संस्कृत की जो भी बुक्स पब्लिश करते हैं वो सारे मान रहे हैं, और इसमें कोई भ्रम नहीं है। आप सेम लॉजिक पे सारी चीजें हैं। जैसे आप कंसोनेंट में भी देख लीजिए, के करेंगे तो क आएगा, चाहे आप स्मॉल करें चाहे आप कैप्स में करें, के एच से ही ख आएगा, चाहे स्मॉल के रहे या कैप्स के रहे। तो इस ढंग के जो भेद थे, वो भेद या दोनों के भ्रम जो थे, जो भ्रम की स्थिति आती थी आई ट्रांस में, वो आकर के IAST में खत्म हो जाती है। इसके बाद यूनिकोड आता है। यूनिकोड वस्तुतः शुरू होता है 8 बिट से ही। 8 बिट कंप्यूटर से ही जब आपका ASCII कोड से ANS कोड पे आते हैं, तो वहां से ही हमारा यूनिकोड स्टार्ट हो जाता है। यूनिकोड बेसिकली यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग है। इसमें किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बाइनरी कोड का 0 और 1 मॉड्यूल लिया है। यहाँ पे बेसिकली हम कोड को यहाँ पे नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पहले क्या था, जब हमारे कैरेक्टर ASCII तक थे, वहां पे किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या उसके भी पहले की अगर आप बात करें, हमें देवनागरी में कोई कैरेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर पे, तो हम प्रायः उसका एक स्क्रीनशॉट लेते थे, उसका एक इमेज बनाते थे, और वो इमेज बना करके हम उसको ले जाकर के HTML या वेब ब्राउजर की जो भी पेज होता था वहां पे लिंक करके उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। वो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम आती थी। पहला, स्क्रॉलिंग आपका जो पेज का है, इंटरनेट ज्यादा लगेगा, स्पीड पहले कम होती थी। दूसरा, क्रॉलिंग ऑफ द डेटा। रिसर्च के लिए अगर आप ह्यूज डेटा क्रॉल कर रहे हैं टीवीज में या जीवीज में, तो वहां पे क्रॉलिंग में दिक्कत आती थी। यूनिकोड आने के बाद उन सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर एक एक भाषा को, उसके ध्वनियों को, उसके अक्षरों को स्टैंडर्डाइज किया जाने लगा एक एक करके, और स्टैंडर्डाइज करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स अलॉट किए जाने लगे कि ये अगर ये नंबर है तो इस नंबर का इनकोडिंग का अर्थ है या उसका इंडिकेट वो सिर्फ पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही करेगा। वो डिफाइन हुआ हमारा यूनिकोड आने के बाद। इसमें भी स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो भी सारी चीजें थी, वो सारी हमने मतलब सॉर्ट आउट हुई यूनिकोड कंसोर्शिया के द्वारा। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इस पे आपको कोई भी चार्ट देखना है, किसी भी भाषा का देखना है, तो unicode.org/charts पे जाकर के आप किसी भी भाषा से रिलेटेड आप यूनिकोड चार्ट देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या थे? बेसिकली ये कैरेक्टर बेस्ड इनकोडिंग हो गया। पहले क्या था कि हम जो भी इनकोडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हम
उसके सिलेबल स्ट्रक्चर को तरफ हम देख रहे हैं, जबकि यहाँ पे उसका हम 0-1 वैल्यू के बेस पे हम जा रहे हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू ही बेसिकली कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करती हैं। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको कोड कर सकते हैं, और जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं हर स्क्रिप्ट के लिए एक सेपरेट कोड अलॉट किया गया है। और ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस जो भी हैं या जो भी अदर लैंग्वेजेस हैं ये सब सपोर्ट करती हैं। सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के बन रहे हैं ये सारे कंप्यूटर आज की डेट में या मोबाइल हुए सब यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने की वजह से क्या हुआ, अभी पहले जब हम एक टेक्स्ट लिखते थे कालिदास में, चाणक्य में, तो जो लोग पहले से ईमेल यूज कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब टेक्स्ट के साथ हम फ़ॉन्ट के भी पर्टिकुलर वो वर्जन भेजना पड़ता था। जैसे कृतिदेव है, कृतिदेव मेरे ख्याल से 2-3 से लेके 250-300-400 तक है नंबर ऑफ उसके फ़ॉन्ट्स का। तो पर्टिकुलर जिस फ़ॉन्ट में आपने टाइप किया वो फ़ॉन्ट भी भेजना पड़ता था। वो यूनिकोड के साथ आकर के समस्या खत्म हो जाती है। अभी आपको अगर यूनिकोड में कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है तो उसके लिए आपको फ़ॉन्ट की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपना टेक्स्ट भेजिए और सामने वाला चाहे ईमेल में हो या अटैचमेंट में उस टेक्स्ट को यूज कर सकता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज यूनिकोड का था जो फ़ॉन्ट पे डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। जो यूनिकोड है, यूनिकोड में भी UTF-8 आया। आप जानते थे कि UTF-8 बेसिकली 8 बिट, 16 बिट, फिर UTF-32 बिट्स के लिए आया, और UTF-8 2 to the power 8, 16 2 to the power 16 और 32 2 to the power 32, उतने नंबर ऑफ फोल्ड्स के रेंज माइनस से लेकर प्लस तक उस एक बड़ी रेंज को सपोर्ट करना शुरू किया। और लगभग इस समय 45,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स अभी आइडेंटिफाई यूनिकोड ने उनको करके उनके लिए नंबर्स अलॉट कर दिए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने देवनागरी का यूनिकोड का हमने कैरेक्टर सारे लिए हुए हैं। हर कैरेक्टर के नीचे एक नंबर दिया हुआ है 0930। 0930 हमेशा र को ही रिप्रेजेंट करेगा। र लिखने का ढंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0930 जब भी आप लिखेंगे तो र ही आएगा। 0932 अगर लिखेंगे तो ल ही आएगा। ल का रिप्रेजेंटेशन जैसे फॉन्ट में कोई बोल्ड है, इटैलिक है, कोई ऊपर की लाइन मोटी है, पतली है, वो अलग एस्पेक्ट है, डिजाइन ऑफ द फॉन्ट है जो हमने पहले बात किया। बट यहाँ पे डिफाइन हो गया कि 0932 मतलब ल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर बेस्ड ऑन द वैल्यू हो गया। ये यूनिकोड की बहुत बड़ी देन रही। इस यूनिकोड का बाद में एक्सटेंशन आया। एक्सटेंशन में जो भी हमारी वैदिक में स्वरांकन की जो समस्याएं वैदिक संस्कृत की थी वो काफी हद तक इन्होंने सॉर्ट आउट किया है। इस पर हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च वर्क किया है और लगभग अभी तक ऐसे स्वरांकन के 48 हम लोगों ने कैरेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए हैं जिनका कि समायोजन यूनिकोड में होना ही चाहिए, और उनको लेकर के हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप सपोज आप उस समय परिचित नहीं थे यूनिकोड से, आपके पास अगर कोई भी टेक्स्ट है जो किसी भी हिंदी देवनागरी में किसी भी फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, तो ऑनलाइन ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है। आप उस टेक्स्ट को ले जाइए, कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद उस पर्टिकुलर उनके टेक्स्ट एरिया में पेस्ट करिए और आप उसे यूनिकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद कोई भी पुस्तक हो, शोध पत्र हो, आप कर सकते हैं। करने के बाद एक बार आपको उसको रीड करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि कन्वर्जन में कुछ क्लस्टर कॉम्बिनेशंस का जब हम कन्वर्ट करते हैं तो टारगेट लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन सेम नहीं मिल पाता है या उसकी कोडिंग करेक्ट नहीं हुई रहती है, तो उससे हो सकता है कि वहां पे त्रुटि की संभावना रहे। तो हमें एक बार कन्वर्ट करने के बाद एक बार हमें रीचेक करना चाहिए। ये लैंग्वेज का इनकोडिंग मैकेनिज्म रहा। और उसके बाद आप अगर किसी भी अन्य अगर फॉन्ट में कोई भी अपने आर्टिकल या टेक्स्ट लिखा है तो उसके यूनिकोड में आज की डेट में परिवर्तित करने का, यूनिकोड में हम क्यों परिवर्तित करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। व्हाई नहीं यूनिकोड? आप कोई भी एक लेख लिखे हैं, आपने कोई एक पुस्तक लिखी हुई है, आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जो यूनिकोड के अतिरिक्त अन्य किसी फॉन्ट में अवेलेबल है। जब भी आपको जैसे कोई भी चीज की जरूरत होती है
आज की डेट में चाहे डिक्शनरी हो, चाहे किसी शब्द का अर्थ देखना हो, या आप रिसर्च पेपर पढ़ते समय आप टेक्स्ट को सर्च करते हैं, पर्टिकुलर कीवर्ड्स के थ्रू टेक्स्ट को सर्च करते हैं। ये जो सर्च इंजन सपोर्ट करता है वो लोकल फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है, वो हमेशा सपोर्ट करेगा यूनिकोड को करेगा या रोमन स्क्रिप्ट को करेगा। अगर आप अपने टेक्स्ट को यूनिकोड में कन्वर्ट करते हैं, यूनिकोड में कन्वर्ट करने के बाद उसको वेब पे पोस्ट करते हैं कहीं पर भी, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे आपके वेब पेजेस अपने खुद बना करके लिखें, संस्कृत का विकिपीडिया है, तो ढेर सारे ब्लॉग्स हैं, आप कहीं भी लिखते हैं, अगर आप यूनिकोड में लिख रहे हैं तो वो टेक्स्ट, वो पोर्शन आपका पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगा। लोग उसको पढ़ पाएंगे, उसको सर्च कर पाएंगे और उसको रेफर कर पाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने ये काम किया हुआ है यहाँ पर। तो ये जानने के लिए, लोगों तक आपके नॉलेज का को पहुंचाने के लिए इजिली ये जरूरी है कि आप उस टेक्स्ट को यूनिकोड में कन्वर्ट करें, और भविष्य के जो भी टेक्स्ट आप लिखें वो आप यूनिकोड में ही लिखें, और लिखने के बाद ही उसको मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा उसे आप उपलब्ध करा सकते हैं दूसरों के लिए। अब हम आते हैं, क्योंकि ढेर सारे लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से यूज कर रहे हैं, बट उनके पास कंप्यूटर तो है, उन्हें बहुत कुछ करना नहीं है, उनको कुछ सेटिंग्स सिर्फ चेंज करनी है। अगर वो सेटिंग्स अपना चेंज कर लेते हैं तो वो यूनिकोड में टाइप कर पाएंगे, या फिर iTrans में IAST में टाइप कर पाएंगे। तो टाइपिंग के मेथड्स क्या क्या हैं तीनों के लिए, iTrans, IAST एंड यूनिकोड, और उनकी रिलेटेड टू सेटिंग्स कैसे होती है, क्या कैसे करते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, हम बात करेंगे कैरेक्टर मैप के थ्रू। सपोज आपको लिखना है राम, और राम आपको लिखना है IAST में, तो आप कैसे लिखेंगे? मैं विंडोज 10 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेशन जो भी यहाँ पे वर्ड फाइल का आपको स्क्रीन दिख रही है, ये विंडोज 10 का ऑफिस 16 वर्जन है। सुधीर जी एक सेकेंड, सबसे पूछिए ये स्क्रीन आपको देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं वो लोग? आई होप आप सभी लोग क्या देख पा रहे हैं इसे सर, लेकिन मैं सुन नहीं सकता हूँ किसी को। आप बता दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, मुझे लगता है शेयर नहीं हो पा रहा। मैं शेयर किया हूँ सर, वो पीपीटी का ही पार्ट है सर। ये फिर भी शेयर करना पड़ता है सर, इट इज ऑलरेडी शेयर्ड। आप देख पा रहे हैं कि नहीं इसे? हेलो, कैन एवरीबॉडी देख पा रहे हैं? Yeah, it is already ओके, clear. ठीक है, चलिए। ठीक है, आप देख, सारे लोग देख पा रहे हैं। सर, अगर हमें IAST में अगर हमें राम लिखना है तो हम राम लिखने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? हमने रल R लिखा कैप्स में। R लिखने के बाद पहला ऑप्शन यह है कि हम कैरेक्टर मैप में जाएं, और कैरेक्टर मैप से A के ऊपर जो डंडी लगी होती है उस A को चूज करके लाएं। तो सबसे पहले हमने टाइप किया सर्च में कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप टाइप करने के बाद ये सामने एक विंडो आ गई। इस विंडो में हमने फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन लिया है। आप फ़ॉन्ट टाइम्स अंडरस्कोर नॉर्मल भी ले सकते हैं। ये फ़ॉन्ट भी JNU सर्वर पर sanskrit.jnu.ac.in के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है, और हम लोग भी उस फ़ॉन्ट को बहुत यूज करते थे। उसके बाद अभी टाइम्स न्यू रोमन में उन सारे फ़ॉन्ट्स को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसकी वजह से टाइम्स अंडरस्कोर रोमन पे डिपेंडेंसी अब खत्म हो गई है। तो टाइम्स न्यू रोमन आप फ़ॉन्ट लीजिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लीजिए, सर्च करिए इसमें जिसको आपको लाना है। हमने A के ऊपर डंडी को सर्च किया, उस पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वो कॉपी हो गया इमीडिएटली। देखिए, हमने प्रीवियस में हमने सेलेक्ट इज हाईलाइटेड है एक कैरेक्टर टू कॉपी में। सेलेक्ट करने के बाद उसको हम कॉपी इनेबल हो जाएगा। आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी पर क्लिक करने के बाद उसी कैरेक्टर को आप यहाँ ला करके र के बगल में आप पेस्ट कर देंगे, आपका रा हो गया। अब इसके बाद आप मैं डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर की IAST की आपको जरूरत नहीं है। तो आप एक तो कैरेक्टर मैप की भी हेल्प से राम को अगर टाइप करना हुआ IAST में तो आप टाइप कर सकते हैं। दूसरे प्रोविजन की बात करते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की इन विंडोज। अगर हम बात करें विंडोज 10 में, आपको सेम राम ही टाइप करना है, लेकिन आप कैसे टाइप कर सकते हैं? आप अपना वर्ड फाइल खोलिए, वर्ड के होम के बगल में इंसर्ट टैब पर आ जाइए। इंसर्ट के टैब पर आने के बाद आप वहां पे टाइप करेंगे, राइट हैंड पे आप आएंगे, सबसे राइट मोस्ट पर वहां पे देखिए सिंबल का ऑप्शन दिया है। उस सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करिए आप। तो सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
हमने टाइम्स न्यू रोमन के तहत उसी फॉन्ट को हमने फिर सर्च किया और सर्च करने के बाद हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे आप इंसर्ट के थ्रू आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और आप इंसर्ट पे कर, दूसरी चीज अदरवाइज आप शॉर्टकट की उसका बना सकते हैं कि हमें कैरेक्टर मैप में बार बार जाकर के सर्च न करना पड़े कि ए के ऊपर हम डंडी कैसे लगाते हैं, उसको हम बार बार नहीं चाहते हैं कि हम जाकर के उसको सर्च करें कैरेक्टर में और हमारा टाइम उतना बचे। तो टाइम बचाने के लिए आप उसके लिए एक शॉर्टकट की बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए सेकंड वन शॉर्टकट की लिखा हुआ है, आप उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक नया विंडोज खुल जाएगा। आप विंडोज में प्रेस न्यू शॉर्टकट की के नीचे सिंबल के नीचे सामने आप देख लीजिए सेम सिंबल है जिसके लिए आप शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप प्रेस न्यू शॉर्टकट की के सामने आप वहां पे अपने कर्सर को ले जाइए। एक सजेशन है, वहां पे आप कुछ भी आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ अवॉइड करिए। जैसे हम कंट्रोल ए भी बना सकते हैं, बट कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। तो कंट्रोल का आप बटन का यूज ना करिए, आप प्रेफर करिए कि आप आल्ट वगैरह का प्रयोग करें। हमने भी यहाँ पर आल्ट का ही यूज किया, आल्ट ए किया। आल्ट ए करने के बाद नीचे असाइन, हमने लेफ्ट हैंड पे नीचे असाइन वैल्यू की जगह हमारा वो बटन दिख रहा है, उस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ऑल्ट प्लस ए अगर जब भी हम टाइप करेंगे तो उसको एक वैल्यू असाइन हो गई रिप्रेजेंटेशन की, और वो कैरेक्टर होगा अ के ऊपर दीर्घ आकार, आप कह लीजिए ज्यादा बेटर होगा। तो दीर्घ आकार वैल्यू हमने उसके लिए असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद बहुत इजी वे में आर, अब कंट्रोल ए किया हमने और मैं लिखा और हमारा राम लिखा गया। अब भविष्य में भी अगर हमें कैरेक्टर आ की मात्रा वाले अगर हमें स्वर जब भी लिखने होंगे तो हम सिर्फ उस प्रीवियस कैरेक्टर लिखने के बाद हमने आल्ट ए कर दिया तो दीर्घाकार अपने आप टाइप कर जाएगा। उसके लिए हमें बार बार कैरेक्टर मैप या फिर सिंबल में अब जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी स्वर हैं उन सारे स्वरों को आप एक एक स्वर को एक एक आप की के साथ शॉर्टकट बना सकते हैं। ये आपको भविष्य में टाइपिंग के लिए, भविष्य में लिखने के लिए और तेजी से लिखने के लिए आपको ये सहयोग करेगा। दूसरा, ये हमने विंडोज की बात किया, विंडोज 10। अगर इंडिक सपोर्ट, अगर आपके पास विंडोज एक्सपी कंप्यूटर है तो विंडोज एक्सपी कंप्यूटर पर आप क्या करेंगे? हम लोगों ने भी पहले विंडोज एक्सपी जब भी कंप्यूटर यूज करते थे तो मेजर इशू होता था कि वहां पर इंडिक लैंग्वेजेस इंस्टॉल नहीं होती थी। सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में रीजनल एंड लैंग्वेज का वहां पे ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये राइट हैंड पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स आपका पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे इंस्टॉल फाइल्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट एंड राइट टू लेफ्ट लैंग्वेज इंक्लूडिंग थाई, आप उसको या दोनों ही इंस्टॉल फाइल्स फॉर ईस्ट एशियन लैंग्वेजेस, आप चाहे तो दोनों, बट फर्स्ट वन इज कंपलसरी, उसको करिए। और करने के बाद आप ओके करिए। ओके करेंगे तो जो भी अगर आपके पास उससे लैंग्वेज पैकेज अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि विंडोज एक्सपी का वो आपसे सीडी मांगे, कभी कभी इंस्टॉलेशन के समय में पूरा पैक कॉपी नहीं हो पाता है कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर आपके, तो वो सीडी मांग सकता है और सेम वर्जन का आपको सीडी देना पड़ेगा। सेम 7, 8 और विस्टा में भी वही चीजें हैं। कभी कभी कुछ में हमने देखा है वर्जन्स पे जब हम क्लिक करते हैं रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन पे तो वहां पर एक नई हमें विंडोज मिलती है, वहां पर लैंग्वेज एंड लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलेगा। चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करिए। चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप वहां पे ऐड करके आप कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आप फैमिलियर है इनस्क्रिप्ट में टाइप करने के लिए तो आप इनस्क्रिप्ट सर्च कर सकते हैं, वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फोनेटिक में टाइपिंग के लिए आप हैबिचुअल हैं तो आप वहां से फोनेटिक टाइपिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी फोनेटिक, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका कंप्यूटर में वो इनेबल हो गया। इनपुट लैंग्वेजेस में कुछ जगह आपको कीबोर्ड की सेटिंग्स में इस टाइप का भी आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल सकता है, टेक्स्ट सर्विस एंड इनपुट ऑप्शन में। यहाँ पर भी अगर मिलता है तो आप यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने का एक ऐड इनपुट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। इनपुट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करिए और
कीबोर्ड लेआउट या IME जहाँ पे दे रहा है वहां पे अगर आप हिंदी ट्रेडिशनल करते हैं, हिंदी ट्रेडिशनल मतलब इंस्क्रिप्टेड टाइपिंग टूल है। अगर आप फोनेटिक में करना चाहते हैं तो हिंदी फोनेटिक को वहां पे सेलेक्ट करिए आपका, और उसके बाद ओके कर दीजिए। आप उसके बाद फोनेटिक में टाइप करने के लिए टाइप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रीजनल ऑप्शन में जैसे डेट वगैरह जो भी कंप्यूटर में सेटिंग्स आती हैं, डेट हिंदी में लिखना चाहते हैं, करेंसी इंडियन लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो भी जो भी चाहते हैं आप लैंग्वेज कस्टमाइज की जगह हिंदी कर दीजिए और नीचे लोकेशन में इंडिया करिए, अप्लाई और ओके कर दीजिए, तो वो सारी चीजें आपकी लोकलाइज हो जाती हैं, लोकल लैंग्वेजेस में आनी शुरू हो जाती हैं। टाइपिंग सेटअप इन विंडोज 10, विंडोज 10 में अगर है तो आप कैसे करेंगे? सेम, आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप वहां पर लैंग्वेज में आएंगे, जस्ट टाइम एंड लैंग्वेज मिडल रो में ऊपर से थर्ड वन है टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे एक नए विंडोज पे जाएंगे, वहां पे आप लैंग्वेज को क्लिक करिए, डेट एंड टाइम रीजन, उसके बाद लैंग्वेज को आप क्लिक करेंगे। लैंग्वेज को क्लिक करने के बाद आपको प्रिफर्ड लैंग्वेजेस दिया एक ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वन, उसके नीचे ऐड अ प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप हिंदी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, इवन अब संस्कृत भी विंडोज 10 में आने लगा है, तो आप संस्कृत को भी ले सकते हैं। तो अगर आपको टाइप अगर हिंदी करना है, आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज में हिंदी लीजिए, और हिंदी को करने के बाद वो हिंदी का कहेगा। आप इंस्टॉलेशन इसका पैक इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए यस, यस करेंगे तो ऑनलाइन आपका लैंग्वेज पैक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद उस हिंदी पर वर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, रिमूव ऑप्शंस अप एंड डाउन का एरो आएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया कीबोर्ड का ऑप्शन खुलेगा कि आप कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हिंदी ट्रांसलेट ट्रेडिशनल ये इंस्क्रिप्टेड टाइपिंग ही रहता है, बट अगर आप यूज करना चाहते हैं कीबोर्ड फोनेटिक करना चाहते हैं तो ऐड अ कीवर्ड में वहां पे क्लिक करके आप हिंदी फोनेटिक का भी ऑप्शन ले सकते हैं। आप ऑप्शन लेने के बाद जब आप टाइपिंग के लिए जाएंगे तो एक बार आप देख लीजिएगा इंस्क्रिप्ट का लेआउट ये होता है, कौन कौन से बटन इंस्क्रिप्ट, अगर हम ट्रेडिशनल हिंदी ट्रेडिशनल टाइप करते हैं तो किस बटन को दबाने पर कौन कौन से कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं वो देख लीजिएगा, ये सेफ्टी के साथ है। अगर आप यूनिकोड को आप हिंदी इंडिया में आकर के आप फोनेटिक लेना चाहते हैं, ऊपर से सेकंड वन इनपुट मेथड एडिटर में हिंदी फोनेटिक लेना चाहते हैं तो हमने फोनेटिक ले लिया है। आप नीचे देखिए कीबोर्ड्स में हिंदी फोनेटिक हो गया है। हिंदी फोनेटिक लेने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट खोलिए, नोटपैड खोलिए या वर्ड खोलिए, हमने लिखा KAML, कमल, कमाल, आप जो भी कर लीजिए, उसका जो भी आउटपुट सजेशंस है वो आपके पास आ जाएंगे, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऑप्शंस जो भी होते हैं डिक्शनरी और रिसर्च बेस्ड होते हैं बेसिकली, इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, तो उसमें से आपको जो भी चाहिए आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने एक यहाँ पर देखा है संस्कृत का भी ऐड करने का ऑप्शन, ऐड ए प्रेफर्ड लैंग्वेज में। संस्कृतम के साथ एक चीज है कि इसका अभी फोनेटिक का टाइपिंग का मुझे ऑप्शन अभी नहीं मिला। जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो ऑप्शन में अभी तक इसका सिर्फ इंस्क्रिप्ट का ही टाइपिंग लेआउट है हमारे पास, अभी तक विंडोज ने शायद फोनेटिक का उसमें नहीं दिया है। विंडोज 10 में होपफुली आ जाएगा जल्दी ही, बट संस्कृत में भी आप ले सकते हैं। तो आपने देखा है कि हमने कोई भी यहाँ पर फॉन्ट नहीं लिया, कोई भी टाइपिंग टूल नहीं लिया, सिर्फ अपने कंप्यूटर के में ही कुछ सेटिंग करके, चाहे हमें IAST का ट्रांसलिटरेशन स्कीम में करना हो, चाहे iTrans में करना हो, वो दोनों हमने इजी वे में किया। अगर हम विंडोज 7, विंडोज 8 और विस्टा में आते हैं तो उनमें हम कैसे हम इंडिक लैंग्वेजेस को इनेबल करके हम डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, वो हमने सीखा और करने लगे। और अभी आपने देखा विंडोज 10 में हम कैसे कर सकते हैं बिना किसी टाइपिंग टूल के हेल्प के या एडिशनल किसी हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए। तो ये हमारा स्पेशली टाइपिंग का रहा। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, मेल ID sudhirkumarmishra@gmail.com। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। आपने समय में सारी बातें बहुत ही सरल लहजे में, स्टाइल में, शैली में बताई लोगों को।
मुझे लग रहा है कि लोगों को बात समझ में आई होगी, और फिर अगला सत्र हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं, 5 मिनट बाद, जी सर। क्योंकि आज हम YouTube लाइव नहीं कर पाए कोई तकनीकी कारणों से। अभी फेसबुक लाइव चल रहा है, जी लेकिन सर। जो हमारे एप्लीकेंट्स YouTube पे थे कल 150 के करीब, जी वो सर। अभी इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर YouTube जी लाइव सर। करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जी अब वो सर। थोड़ा इंसान। जी सर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है या टेक्निकल कोई भी इशू आती है तो आप मुझे जीमेल पे आप मुझे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस बीच में ऐसा कर सकते हैं, इस बीच में आप प्रश्न का उत्तर दें, तब तक मैं YouTube लाइव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। शगुन एंड शीला दत्त, अगर कोई चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है तो प्लीज